बहुत लोग को लगता है पितृपक्ष बहुत ही नेगेटिव टाइम है, इसमें कुछ भी नया गाड़ी नहीं लेना चाहिए, नया कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ पूरे साल का सबसे शुभ समय यही है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी क्या परेशानी पता है, हमें पता ही नहीं हमारे इष्ट देवता कौन है। आज तक का कोई ऐसा किस्सा जो याद आता है जो इस पावर को मानने में, इस पावर के ऊपर आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होने में सबसे बड़ा रीजन रहा हो? यहाँ पे मैं खुद गई हूँ मेहंदीपुर बालाजी, और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जब मैं वहाँ एंटर हुई ना, व्हाट आई सी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक औरत थी जो उल्टी खड़ी थी एंड उसके बाल नीचे थे, लेकिन चमत्कार ये था कि उसके कपड़े नीचे नहीं हो रहे थे। अच्छा। अगर आप उल्टे खड़े होंगे तो ग्रेविटी के हिसाब से आपके कपड़े नीचे होने चाहिए ना। हाँ। और आंखें भी उसकी गायब, एकदम वाइट, और ऐसा एक नहीं 8 से 10 जने खड़े थे और आरती का समय हो रखा था। मेरा आप लोग को ये कहना है कि कभी भी वहाँ जाओ ना, आरती के समय मत जाना बस। जो एस्ट्रोलॉजी ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि आज क्या हो रहा है, वही एस्ट्रोलॉजी ये भी प्रेडिक्ट कर सकती है कि 2025 में 25 दिसंबर को 5:06 पे क्या हो रहा है। टैरो बताती है करंट सिचुएशन, एग्जैक्टली करंट सिचुएशन, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका पर्सन अभी एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचा है। और इवन टैरो इतनी बेसिक चीजें तक बता देता है कि वो पार्टी करने गया है या वो किसी दोस्तों के साथ बैठा है, ऑफिस के अंदर है, काम कर रहा है। राजाओं ने एक बहुत बड़ी ट्रिक खेली है वास्तु की आप लोगों के साथ, मतलब अपनी जनता के साथ, क्योंकि अगर सब राजा बन जाएंगे ना तो कैसे काम चलेगा। आप जो मंत्र है इसका कैसे भी करके 1 लाख बार जाप कर लो, जो बोलोगे वो होगा। अगर इंसान नॉनवेज खाता है, रोज मंत्र को जाप करता है तो भी काम करेगा। फिर जो चीजें हमें नॉर्मली नहीं दिखती है वो हमें दिखने लगेगी। तो अगर आप में वो चीजों को देखने और झेलने की पावर है तो आप फिर सरवाइव कर सकते हो, नहीं तो या तो आप पागल हो सकते हो और नहीं तो आप बहुत ज्यादा डर में अपना जिंदगी खराब कर सकते हो। ये बहुत सीक्रेट रेमेडी है, ये आपको मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बनाने काम में आती है। उसके बाद आप खुद अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में अपने आप ग्रोथ होते हुए देखोगे, जो आप खुद भी नहीं सोच सकते। हाय एवरीवन, आई अजय शेखावत, दी डायरेक्टर ऑफ स्किल वाला, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं स्किल वाला की पॉडकास्ट सीरीज बियॉन्ड द स्किल्स के एक नए एपिसोड में। हर बार की तरह ये वाला एपिसोड भी हम खास बनाना चाहते हैं आप सबके लिए, लेकिन मैं सवाल या मैं कॉन्वर्जेशन शुरू करूं उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। आपको क्या लगता है, आपके जीवन का सारा खेल, या मैं कहूं कि आपके जीवन का कंट्रोल, आपको लगता है कि आपके हाथों में है, आपकी मेहनत में है, या फिर कोई ऐसी ताकत है जिसको कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ भी कहता हो, या उन शक्तियों के हाथ में है? आप अपना जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अब मैं शुरू करता हूं हमारे आज के पॉडकास्ट का एक छोटा सा इंट्रो। हम जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल मेरे पास ही है, अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा। और इस बात को या इस लॉजिक को बल तब मिलता है जब एक आम इंसान अपने जीवन में जब अच्छी स्कूलिंग करता है, अच्छे कॉलेज से स्टडी करता है, वो करने के बाद में उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, जॉब में अच्छी तरक्की मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पद मिलने लगते हैं, वो आईएएस या कलेक्टर जैसे पदों पे पहुंचते हैं, या फिर कुछ लोग पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं। सब कुछ उनकी लाइफ में मस्त चल रहा होता है, तब तक उनको लगता है कि मैं सब कुछ सही करता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने जो फैसले लिए वो हमेशा सही लिए हैं, मैं जो करता हूँ वो अच्छा ही करता हूँ। लेकिन जैसे हर दिन के बाद रात होती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बुरा समय आते ही आदमी अपने आप को समझने लगता है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो ये सोचने पे मजबूर होने लगता है कि आखिर ये गलत हुआ क्यों, और तब वो किसी की शरण में जाता है। वो हो सकता है उनके भगवान हो, वो हो सकता है कि उनके अल्लाह हो, या फिर वो जिस भी शक्ति को मानते हैं वो शक्ति हो, और तब उस शक्ति के सामने जाके सर झुकाते हैं और ये कहते हैं कि भगवान हमें प्लीज़ बचाओ, हमारे इन कष्टों को कम करने में हमारी मदद करो। आज इसी दुनिया को और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, उनका नाम है अर्पिता त्रिवेदी जी। वो एक प्रोफेशनल टैरोट कार्ड रीडर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे भी अच्छी पकड़ रखती हैं। उनको 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वो सैकड़ों बच्चों को, या मैं कहूँ कि अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स को इस फील्ड के बारे में कोचिंग दे चुकी हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको इस फील्ड में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उन सबको काउंसलिंग भी देते हुए आ रही हैं। तो आज हम उनसे ही समझेंगे इस पूरी दुनिया के बारे में कि क्या पंडित हमें सच में बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर ये जो आजकल इंस्टाग्राम पे न्यूमरोलॉजी वाले नंबर्स के बारे में खेल बता के हम लोगों को गुमराह करते हैं, या फिर सही में सही रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए अर्पिता मैम की तरफ। और मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हु इज़ अर्पिता त्रिवेदी इन योर ओन वर्ड्स?
नमस्कार, स्किल वाला के साथ जुड़कर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और इतने अमेजिंग पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे जुड़कर आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और ये मेरे पूरे जीवन को डिफाइन करता है कि अर्पिता त्रिवेदी क्या है और अर्पिता त्रिवेदी का क्या मतलब है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अर्पिता शिव जी का एक सबसे सुंदर नाम है, जिसमें शिव जी का ये कहना है कि शिव जी के लिए कुछ भी चीज़ जो उनके लिए अर्पण हो जाए, किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दे, उसे अर्पित कहा जाता है और उसी का मतलब है अर्पिता। और मैं आज इस पॉडकास्ट के थ्रू ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को अगर हम स्पिरिचुअली अपने भोले बाबा को, अपने भगवान जी को कम्प्लीटली समर्पित कर दें तो जी हाँ, आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं विद ऑल डिवाइन पावर एंड प्रोटेक्शन। नाइस। तो आप मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल पावर्स में बिलीव रखते हैं, तभी इस फील्ड में है या फिर कोई पैसा कमाने का कारण था? नहीं जी सर, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी, आज मैं इस फील्ड में जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं मैं अपने पिताजी की वजह से हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अपने इष्ट देवता और कुल देवी देवताओं की वजह से इस फील्ड में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है। बहुत लोग को लगता है पितृपक्ष बहुत ही नेगेटिव टाइम है, इसमें कुछ भी नया गाड़ी नहीं लेना चाहिए, नया कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें धरती के सबसे पास में हमारे पितृ होते हैं, हमारे एनर्जी से सबसे पास में होते हैं। एंड पितृ होते कौन है, पहले तो आप मुझे बताइए। एनी गेस, एनी आइडियाज कि आप पितरों को क्या मानते हैं? मतलब मैंने तो जितना आम तरीकों में सुना है समझा कि जो हमारे पूर्वज थे, जो अब हमारे साथ नहीं रहे, हाँ, वही हमारे पितर होते हैं। तो जी आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या जो हमारे पितृ हैं वो हमारे साथ कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं कभी या नहीं। हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं? वो हमारे ही तो पूर्वज हैं और वो हमें ही प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे को सपोर्ट करने के लिए, हमें एक सुप्रीम पावर बनकर हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास आते हैं इन 15 दिनों में। और ऐसे में हम सोचे कि हमें कुछ अच्छा काम नहीं करना चाहिए, कोई गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई घर नहीं खरीदना चाहिए, कुछ भी शुभ काम के लिए अग्रसर नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ पूरे साल का सबसे शुभ समय यही है, जहाँ आपके पूर्वजों की इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है और इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो क्या गलत है? नहीं आप खुद सोचिए। तो ये जो मतलब पितर बोलो या जो श्राद्ध का समय बोल लो, तो आपका कहना का ये है कि इस टाइम में ये जो लोग हैं जो कुछ भी शुभ काम नहीं कर रहे हैं, ये एक मिथ है? हाँ, ये एक मिथ है, कम्प्लीटली एक मिथ है। क्योंकि अगर आपके एंसेस्ट्रल्स जिनकी आपके ऊपर सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा, अभी आप करते क्या हो, अपने पितरों को भोजन खिलाते हो, भोग लगाते हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और आप लोग खुद भी मानते हो, ये मैं नहीं कह रही, ये हिंदू धर्म में सभी लोग मानते हैं कि आप बाहर भोजन रखते हैं लिटरली, कि रात तक भी भोजन की प्लेट रखी जाती है कि हमारे सोने के बाद पितर आएंगे ये देखने की आपने खाने में क्या रखा है या आज खाने में क्या बनाया था, पंडित को क्या भोग दिया था। तो इसका मतलब कि वो वाकई आते हैं, और आते हैं तो मतलब वो आपकी डिवाइन ब्लेसिंग बन के आते हैं। तो जहाँ आपके पूर्वज, आपके अपने, आपके बड़े आपके साथ हैं, वहाँ क्या चीज़ की कमी है, वहाँ क्या दिक्कत है? तो इसलिए इस समय को नकारात्मक समझने की जगह अगर हम इसको सबसे ब्लेसिंग वाला समय लें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल समय है हमारे हाथ में। आज के टाइम पे सबसे बड़ी क्या परेशानी पता है? हमें पता ही नहीं हमारे इष्ट देवता कौन है, हमें पता सही ही नहीं बात है। हमारे कुल देवी देवता कौन है। हम सोचते हैं सब क्या है, मिथ है। आपके कुल देवी देवता, आपके इष्ट, आपके पितृ, यही तो आपका रियल प्रोटेक्शन करते हैं सर। आपको ये समझना होगा कि यही आपके डिवाइन एंजल्स हैं। लेकिन हम इन्हें छोड़ के बाकी औरों को मनाने चल जाते हैं, बाकी औरों को पूजने चल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? आज आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी और का आशीर्वाद ले लो कि मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ ये काम पे जा रहा हूँ, तो मेरा काम अच्छा होना चाहिए। आप खुद सोचो कि आपके पेरेंट्स को तो आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो, एंड आप किसी दूसरे अंकल आंटी से ब्लेसिंग्स ले रहे हो, तो इज इट गुड? नहीं, नहीं उनकी ना। भी ले लो, लेकिन माँ बाप हाँ, तो हमेशा पहले ही रहेंगे। बिल्कुल। तो वैसे ही जो हमारे इष्ट देवी देवता हैं, जो हमारे कुल देवी देवता, जो इंडिविजुअली हमारे कुल को, हमारी फैमिली को, हमारे को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे को स्पिरिचुअल डिवाइन मार्गदर्शन देने के लिए, हमारे हर अच्छे बुरे काम में हमारे साथ। आप खुद बोलते हो कि मैं कहीं जा रहा था, एकदम एक्सीडेंटल सिचुएशन बची, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं बाल बाल बच के बाहर गिर गया एंड पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई। हाँ। तो ये क्यों होता है? आप वो बाल बाल क्यों बच के निकले? जब पूरी गाड़ी चूर हुई तो आप भी चूर हो सकते थे, पर नहीं हुए ना, क्योंकि वहाँ आपके अपने इष्ट देवी देवता, आपके कुल देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्ट्रल्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपके पितृ, वो आपके साथ थे। तो फिर ये मिथ शुरू हुआ कहाँ से? मतलब
कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ घटा होगा। हाँ नहीं, क्योंकि ऐसा घटा नहीं, ऐसा घटित नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि हम ऐसे में कौवों को भोजन देते हैं, तो इसमें ऐसा सोचा जाता है या समझा जाता है कि नहीं कौवा है तो वो थोड़ा सा नकारात्मकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि और समय में हम कबूतर और चिड़िया गाय को भोजन देते तो वो हमें शुभ मानते हैं, तो इसीलिए क्योंकि एंसेस्ट्रल्स को भूत प्रेत के नाम से भी जाना जाता है, एक तरीके से ऐसा सोच बन जाता है, तो इसलिए उनको वो चीज़ लगती है। बाकी इन रियल ये सब मिथ है। मैं मानती हूँ कि जो कार्य आप अपने माँ बाप के संरक्षण में कर सकते हैं, आशीर्वाद में कर सकते हैं, वो कार्य आप लाइफ में कभी नहीं कर सकते, एंड वो जो डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलेगी वो कहीं से भी नहीं मिलती। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, और इसीलिए आज इस चीज़ को मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं अटकते ही हो बिना स्पिरिचुअलिटी। आप अकेले चाहे कितना भी आगे बढ़ लो, बट एक समय आपका आता ही आता है जब आपको ऐसा अनकॉन्शियस सा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, एक बार मैं थोड़ा ना भगवान को मना लूँ फिर चलता हूँ, तब सब काम अच्छे होंगे। तो वो वाला सोच कहाँ से आता है? तो फिल्मों में तो ऐसा दिखाते हैं कि हम डर के मारे ही भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे नंबर नहीं आए, मतलब कम ना आए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ ऐसा ही क्यों दिखाते हैं? तो फिर फिल्म इंडस्ट्री का तो नहीं कह सकते कुछ भी, वहाँ तो बेसिकली जो चीज़ उन्हें प्रमोट करनी होती है वो दिखाते हैं, लेकिन हाँ इंटरनली भी अपन जब डरते हैं, जब अपने को वाकई में डर लगता है, या हमारे साथ कुछ भी सिचुएशन होती है, या हम कुछ भी शुभ काम करने जाते हैं, हम कोई भी काम इनिशिएट करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि और कुछ नहीं, यहाँ एक सुप्रीम पावर है जो हमें एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रही है। आज साइंस ने इतना ग्रो कर लिया, इतना इन्वेंशंस कर लिए, सब कुछ बना लिया, साइंस ने इवन डीएनए तक भी बना लिया, जीन्स भी बना लिए, सब बना लिया, लेकिन किसी चीज़ को जिंदा नहीं कर पाए, आत्मा नहीं बना पाया साइंस, ठीक है, उसको लाइव नहीं कर पाए, जिंदा नहीं हुआ कुछ भी अभी भी, ऐसा साइंस ने कोई इन्वेंशन नहीं कर लिया। वो बॉडी में कितने भी म्यूटेशंस ला सकता है, लेकिन वो किसी को जिंदा नहीं कर सकता। तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं डिवाइन के हाथ में ही है, वो पावर आज भी वहाँ है। हाँ, ये न्यूटन भी कहते हैं और बड़े बड़े आइंस्टीन और बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह ने भी कहा है ये बात कि देयर इज सम स्पिरिचुअल एनर्जी विच इज़ इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। तो दोनों ही चीज़ें हैं एंड दोनों इक्वली बैलेंस है, इसलिए ये धरती चल रही है। अगर कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, और कोई भी एक चीज़ कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब ट्रम्प और पुतिन दोनों चाहिए हमें। हाँ एग्जैक्टली। तो आप इतनी मतलब इसको इतना इंटरेस्ट से बता रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मतलब पीछे चलते हैं, तो ये सब में इंटरेस्ट स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में था, या फिर जैसे आपने कहा अपने पापा की वजह से इस फील्ड में आए, तो थोड़ा सा स्कूल के टाइम में आप कैसे थे, फिर इस वाली फील्ड में आप कैसे आए, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने पूछा है जी। स्कूल टाइम में तो नहीं था इतना इंटरेस्ट, मैं क्लियरली बता दूं। हाँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी बहुत थी। आई डोंट नो, बट मैंने स्कूल टाइम बहुत ओके ओके गया है। मतलब मैंने कुछ भी ऐसा स्पेंड नहीं किया टाइम, ना कुछ मज़े किए स्कूल टाइम में, बहुत बोरिंग सा, सिंपल सीधी। बट अचानक से कॉलेज में आने के बाद आई फील सो बिग चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस इन माई लाइफ, और बहुत कुछ न्यू डिफरेंट इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ा। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, मेरे फादर उतने फेमस नहीं थे इस चीज़ में, लेकिन उनको इनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी, कुंडली की, राशि की, और वो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बहुत ही अच्छी रखते थे। तो उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली, एंड बाय द गॉड ग्रेस कोविड में वो हमारे साथ नहीं रहे, तो उसके बाद से उनकी जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम ब्लेसिंग्स है, जाने अनजाने पता नहीं, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट चाइल्ड भी थी। हम 3 सिबलिंग्स हैं, एक बड़ी सिस्टर, एक मैं हूँ, एक यंगर ब्रदर है। तो जाने अनजाने में उनकी जो सुप्रीम पावर्स थी वो मुझे मिली है बाय द गॉड ग्रेस, और आज मैं इस फील्ड में इतने अच्छे से आगे बढ़ पा रही हूँ। तो मैं उन्हें अपना ही मानती हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरी सोशल मीडिया वाली ग्रोथ हुई है ना, वो उनके जाने के बाद हुई है। उससे पहले मेरी नॉलेज थी इस फील्ड में, उस टाइम पे मैं इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें करती थी, मतलब रेमेडीज़ भी फॉलो करती थी एंड बहुत कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करती थी, और नहीं, लोगों को प्रेडिक्शन भी जो इंट्यूटिवली देती थी वो बहुत सही रहती थी। बट हाँ, ऑफिशियली जो हमने सोशल मीडिया पे ग्रो करना शुरू किया वो पास्ट 5 to 6 ईयर में करना शुरू किया, एंड दैट इज़ गोइंग गुड, और मैं तो कहूँगी ग्रेट। मेरी तरफ से तो ग्रेट ही जा रहा है। सही ऐसा। तो आपने कहा कि आपको डिवाइन, ये जो एनर्जी है या डिवाइन पावर, इसमें आपको बहुत जबरदस्त भरोसा है, तभी आप इस फील्ड में हैं भी। तो आज तक का, चाहे वो 5-6 साल का, या फिर आपने कभी अपने फादर साहब से समझा हो, सुना हो, कोई ऐसा किस्सा जो याद आता है जो इस पावर को, मतलब इस पावर को मानने में, इस पावर के ऊपर आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होने में सबसे बड़ा रीजन रहा हो कि ऐसा हुआ इसलिए मैं मानती हूँ कि ये है,
सिर्फ न्यूटन या किसी साइंटिस्ट के कहने पे नहीं, आपके अपने एक्सपीरियंस से या आपने अपने फादर साहब से सुना हो ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नहीं सर, मेरे साथ ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। डिवाइन पावर पे मुझे इसलिए बिलीव हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़े मैजिकल इंसिडेंट्स हुए लाइफ में। जैसे ऐसा नहीं है कि मेरी एजुकेशन नहीं हो रखी है, मैंने बी फार्म किया है, मैंने एम फार्म किया है, ठीक है, लेकिन स्टिल टुडे आई एम इन एस्ट्रोलॉजी। क्यों? मैंने अपना पूरा बी फार्म करा है 4 साल, मैंने अपना एम फार्म करा है कोविड टाइम में, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी पूरी एजुकेशन करी है मास्टर लेवल तक विद द लाइक फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ, और टॉप आई हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा उस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है या नॉलेज नहीं है, लेकिन आज मैं एस्ट्रोलॉजी में क्यों हूँ उसका एक वजह है कि हम लोग बहुत कॉमनली कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मोस्टली ये चीज़ बताती हूँ और पढ़ाती भी हूँ कि आप टैरो को नहीं चुनते हैं, टैरो आपको चुनती है। उसी का मतलब ये है कि डिवाइन पावर आपको चुनेगी कि आप इस रास्ते के लिए बने हो। कहीं ना कहीं डिवाइन ने मुझे इस चीज़ के लिए सेलेक्ट करा है कि मैं आप लोग को एक मार्गदर्शन दिखा सकूं बाय द गॉड ग्रेस। टैरो में एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसे कहते हैं कि टैरो करने से या एस्ट्रोलॉजी करने से, मतलब कुछ भी आप मान लो, कि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। आपको ना बहुत प्रिडिक्शन देने के बाद बहुत ऐसा लगता है कि सामने वाले क्लाइंट ने आपकी एनर्जी ले ली है, आपको बहुत ड्रेन फील हो रहा है, वीक फील हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आपको इधर जाना है बेंगलोर, इधर जाना है आपको राजस्थान, ठीक है, आप बीच में खड़े हो, ओके, आपने किससे पूछ लिया कि मैं लेफ्ट जाऊं तो राजस्थान आएगा क्या, राइट जाऊं तो बेंगलोर आएगा क्या, ठीक है, और अगर आपने उसको ऐसे इशारे से बता दिया कि आप इधर चल जाओ, इधर बेंगलोर का रास्ता है, आपको पहुंच जाओगे, ठीक है, और इधर चल जाओगे तो राजस्थान का है, तो इसमें आपकी कोई एनर्जी ड्रेन हो गई क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं। किसी को अगर मैंने कोई मार्गदर्शन दे दिया कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए गलत है, तो इसमें कोई एनर्जी ड्रेन हो गई। अब मैं 2-3 घंटे तक फॉर माई मैटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स मैं 2-3 घंटे तक बोलती रहूँ, उसके बाद 4-5 घंटे की क्लासेस लूँ, सेशंस लूँ, ना खाना खाऊँ ना पानी पीऊँ, तो रात को तो मैं यही कहूँगी ना कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई। करेक्ट। इट मीन्स कि ये सारे आपने मिथ फैला रखे हैं दुनिया के अंदर कि एस्ट्रोलॉजी करने से, टैरो करने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, हीलिंग्स में मैं ये कह सकती हूँ कि हीलिंग हम खुद से करते हैं, ठीक है, उसमें हमारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो दैट इज़ अ सेकेंडरी पॉइंट कि उधर में आपकी एनर्जी जाती है। बाकी सुप्रीम पावर आपको चुनती है इन चीज़ों के लिए, आप जिस चीज़ के लिए बने हो आप उस सेगमेंट में जाते हो, और इसी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स भी मेरे लाइफ में हुए हैं कि मैंने अपना 10 साल का करियर, ओके, 10 साल जो मैंने फार्मा में इन्वेस्ट किए, सॉरी 8 साल इन्वेस्ट करे, एंड 10 से 12 लाख रुपए जो मैंने फार्मा करने में लगाए, मैंने सब कुछ शट डाउन कर दिया इन अ सेकेंड, ठीक है, और मैंने अपना पूरा फुल फ्लैश करियर बना लिया टैरो में। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए डिवाइन आपको, सुप्रीम पावर आपको चुनता है, आपको डिज़ाइन करता है, आपके अंदर वो इंट्यूशन पावर को जगाता है। इसीलिए आज हर कोई भी टैरो रीडर नहीं है या हर कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हर इंसान अपनी फील्ड में अपने अकॉर्डिंग से ग्रो कर रहा है। वो सबसे बड़ा मैजिक तो बताओ, वो जो आप बोले कि मैजिक्स हुए, वो एक सबसे बड़ा मैजिक जिससे हाँ, आपका बिलीफ बना। जैसे हाँ, मैजिक जैसे ऐसे हुआ था कि एक बार की हमारी स्टोरी है ये, क्योंकि मेरा बिलीव, सॉरी टू से, बट मेरे कुल देवी देवताओं पर और मेरी माता पर बहुत है, जो हमारे परिवार इसमें सॉरी की। बोलेंगे तो कोई बात ही नहीं है, ये तो प्राउड होना चाहिए आपको। नहीं नहीं नहीं, प्राउड है बिल्कुल। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि हम लोग, क्या हुआ था, एक बार हमारे यहाँ परियों का बाग है, अजमेर साइड, अजमेर नहीं कह रही, सॉरी, आमेर साइड जाते हैं तो यहाँ पे परियों का बाग आता है। ये हमारी सप्त देवी कुल देवी है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मतलब जहाँ से आमेर शुरू होएगा ना, वहाँ पे पहले ही एक मंदिर आता है कुल देवी का, सप्त देवी का, ठीक है, उसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, हालांकि वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, लेकिन वहाँ हम लोग का परिवार एक्चुअली में उन्हें कुल देवी मानता है हमारी, और हम लोग वहाँ जाते हैं, सती माता है बेसिकली वो, ठीक है। तो हुआ क्या था कि वहाँ का एक नियम है कि वहाँ से आप प्रसाद नहीं ला सकते, अच्छा, ठीक है। तो अब हम छोटे छोटे थे और मम्मी को लगा कि बच्चे वगैरह है तो कुछ खा लेंगे, तो वहाँ क्या होता है कि पहले ढोक चढ़ती है, ढोक देना पड़ता है, प्रसाद चढ़ता है, माला चढ़ती है, एक माता की टोकरी चढ़ती है जिसमें 16 श्रृंगार होते हैं, और उसके बाद वहाँ पे भैरू जी को बाटी बाकले चढ़ते हैं एंड हरे मूंग चढ़ते हैं, थोड़े पैसे वगैरह रख के भोग लगता है उनको पूरा, ठीक है। और वहाँ एक स्पेशल मिठाई होती है, वो वहीं मिलती है आमेर में ही, और वहाँ की नमकीन भी फेमस है, वो वहीं मिलती है। तो जब वो वहाँ चढ़ाया हमने, तो आके फिर उसी को हमें प्रसाद में ग्रहण करना होता है, तो हमने खा लिया एज अ नॉर्मली जैसे खाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया। उसके बाद मम्मी ने सोचा कि चलो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अब आमेर से
घर तक जाएंगे, घर मेरा काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक जाएंगे तो भूख लग जाएगी बच्चों को रास्ते में, तो थोड़ा प्रसाद रख लेते हैं। अब उन्होंने रख लिया वो प्रसाद, तो हुआ क्या, हम आमेर का परकोटा भी क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, आधे रास्ते तक गए, वहाँ गाड़ी बंद। स्कूटर था उस टाइम पे मेरे पापा के पास, गाड़ी बंद, लिटरली रुक गई गाड़ी। अब क्या करें, मैकेनिक को ढूंढा। एक तो वहाँ पे दूर दूर तक आपको ही पता है कोई भी सोर्स नहीं है एकदम, या तो आमेर के उधर जाना पड़ता है सिटी साइड पे, या पूरा इधर आना पड़ता है आउटर में। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे तैसे मेरे पापा ढूंढ के कैसे भी लेकर आए मैकेनिक को। अब मैकेनिक गाड़ी चलाए, वो चक्कर घुमा के लाए, स्कूटर एकदम बढ़िया चले, कुछ ना कहे। जैसे ही पापा हाथ लगाए, खराब। फिर मैकेनिक चलाए, फिर मजा आया, वो पूरा चक्कर काट गया। उस दिन हमारा 100-200 रुपए का पेट्रोल भी आराम से। बोला सर मैं तो पूरा हमेर घूम के आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। और उसने एक्स्ट्रा, सर आपका ये तार खराब है, ये खराब है, वो सब भी सही कर दिया। जो छोटा मोटा होता है गाड़ी में, जो हम जनरली इग्नोर करते हैं, जिससे गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज पार्ट ऑफ स्कूटर है ना, सब ठीक कर दिया। लास्ट में पापा ऐसे बोले, एक बात बताना, वो मेरी मम्मी को ऐसे कहते हैं चंचल मम्मी, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर का नाम चंचल। चंचल मम्मी तूने कुछ प्रसाद तो नहीं रख लिया ना कहीं इसके अंदर डिक्की विक्की में? बोला हाँ मैंने तो बच्चों के लिए प्रसाद रखा है। बोला अरे इसीलिए तो गाड़ी नहीं चल रही। और फिर उसको खोला, ये एक्चुअल कहानी है वहाँ की, वहाँ लोगों के साथ सच में होता है। उसको खोला, वो प्रसाद को खाया, रिमेनिंग को जो है देना था तो दिया, उसको कैसे तैसे खाली किया, क्लीन किया, उसका पेपर तक फेंका, और उसके बाद जो स्कूटर चला है, हम सीधा घर पे ही लैंड हुए हैं। लेकिन उस दिन हम 2.5-3 घंटे सफ़र हुए हैं। दैट इज़ अ जेन्युइन स्टोरी कि हमारी कुलदेवी इतनी पावरफुल है कि वहाँ का जो नियम है वो नियम है, वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देख सकते वरना ढोक नहीं मानी जाती है। तो ऐसे जेन्युइन हमारे साथ मैजिकल चेंजेस हुए हैं। हम जैसे हर्षनाथ का भैरू है, उनको मानते हैं, जीन जाखड़ माता है उनको मानते हैं, जो हमारे भीलवाड़ा में भी है हर्षनाथ के भैरू, जहाँ पवन चक्किया सबसे ज़्यादा है। वहाँ का बहुत कठोर नियम है। वहाँ पे अगर आप ना स्पिरिचुअली अगर जा रहे हो तो वहाँ का प्रसाद वहीं लेके जाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं से आना होगा, पीछे नहीं मुड़ के देखना होगा, वरना ना कोड़े, समझते हो कोड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े फुंसियाँ पूरी बॉडी के अंदर, आपको वो वाली बीमारी हो जाएगी। ठीक है, एंड वहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्ट्रिक्टली। और हमारे घर में पता है क्या माना जाता है, जब आपके बेटा होगा, ठीक है, जैसे मेरे पेरेंट्स की शादी हो गई, अब मेरे पेरेंट्स का जब बेटा होगा तभी वो ढोक देने जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा, तभी हमारी शादी की ढोक भी वहीं लगती है और बच्चे की ढोक भी वहीं लगती है। अगर बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गया, तो आप पूरी लाइफ वहाँ ढोक देने नहीं जा सकते। और हमारे एक खास रिलेटिव है, कि मैंने रियल घर का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे खास रिलेटिव है, उन्होंने सोचा कि हम ये सब नहीं मानते, कुल देवी देवता कुछ नहीं होता, कि डिवाइन मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता, उन्होंने शादी होते ही जाकर ढोक दी है। ये बात से मेरा पूरा समाज रिलाय करता है, मतलब मैं अकेली नहीं, हमारी पूरी, जो हम लोग पंचगौड़ ब्राह्मण है, हमारा पूरा समाज जब ये पॉडकास्ट देखेगा वो खुद इस बात से रिलाय करेगा। उनके बच्चे नहीं हुए, उनके लिटरली बच्चे हुए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मैरिज करते ही जाके ढोक दे ली हर्षनाथ के भैरू के। अच्छा, मतलब मैरिज करके जब तक बेटा ना हो तब तक बेटा ना, हाँ, बेटी बेटी हो तो कुछ नहीं, बेटा ही होना चाहिए। जड़ूले की जो जात उतरती है, हाँ। वो वहीं पर ही जाकर उतरती है। तो ऐसे मैजिकल डिवाइन चेंजेस, और एक्चुअली में इनके बड़े प्रमाण हमने हमारी लाइफ में देखे हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारे घर में बहुत ज़्यादा, मतलब सीवियर सिचुएशन भी हो गई थी, एक बच्चे की अबाउट टू डेथ वाली सिचुएशन थी, एंड उसमें हम ये मानते हैं दिल से कि हमने हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसाद बोला था कि आके ढोक दिलवाएंगे इसकी, आप इसको स्वस्थ कर दो, और वो सच में स्वस्थ हो गए थे। ऐसा, तो ये हमारी रियल कहानी है, और ये हमारे साथ सच में घटित हुआ है। और ऐसे एक नहीं, बहुत एक्सपीरियंसेस है, लेकिन ये सुन के मतलब मुझे खुद को भी अभी भी गूज़बम्प जैसा फील हो रहा है। तो ये चीज़ हमारी बहुत पावरफुल है। नहीं, जनरली क्या होता है कि इस तरह कहानियां ना, मतलब जैसे टीवी में कुछ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कोई रील्स देख रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की स्टोरी सुनते हैं। ऐसा मेरे साथ तो कभी कोई ऐसी स्टोरी हुई नहीं है। मैं भी, हो सकता है मैं घर से बाहर ज़्यादा रहा इसलिए नहीं भी पता हो, बट चलो, तो अभी थोड़ा इंटेंस हो गया माहौल, एक नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं जी। आपको। नहीं, आप ये अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना कि आपके कुल देवी देवताओं के वाकई में नहीं, वो तो आपको है, डिवाइन मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत लोग अलग अलग मानते हैं, वैसे ही सबका अपने अपने कुल देवी देवता होते हैं। जैसे बगलामुखी माता है, या अपने मेहंदीपुर बालाजी हैं, है ना, इनके तो बहुत डिवाइन चेंजेस हैं। और यहाँ पे मैं खुद गई हूँ मेहंदीपुर बालाजी, और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, ऐसा इंसिडेंस था कि मेरा नाम घर का जो है डॉली है। डॉली की चाय बहुत फेमस। हाँ, डॉली मेरे को घर पे कहा जाता है, तो मैं बहुत
मैं घर में सबकी लाडली रही हूँ। तो मेरी दादी, भैया, ताई जी, दीदी वगैरह ऐसे मेहंदीपुर जा रहे थे, मेहंदीपुर बालाजी। मैं कहा मैं भी चलूँगी। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो मैं कहा मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। कॉलेज टाइम में थी, फर्स्ट सेकंड ईयर की बात है। बोला नहीं तू समझ, तू मत जा वहाँ पे, नहीं जाना चाहिए। मैं कहा नहीं मैं चलूँगी। तो उन्होंने मुझे जाते वक्त सिर्फ इतना सा कहा कि कोई भी आवाज़ लगाए हम में से, या तेरे को कोई भी आवाज़ लगाए, जाना है, तेरे को पता है कहाँ गाड़ी खड़ी है, खो जाए तो गाड़ी के पास आ जाना, कोई भी किसी को भी आवाज़ नहीं लगाएगा। मैं कहा ठीक है डन, कोई किसी को आवाज़ नहीं लगाएगा। और तुझे भी किसी को बुलाना हो तो मत बुलाना, कोई किसी को नहीं बुलाएगा, सब समझ लो ये गाड़ी है और यहीं आना है अगर खो जाओ तो। अब वहाँ पे क्या, जैसे खाटू श्याम जी का ना ऐसा 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 रेलिंग टाइप में इतना लंबा एंट्री है, ठीक है, खो ही जाते हैं, अब आगे पीछे हो जाते हैं। अब मैं खो गई, अब क्या करूँ, अब इतना डर लगे। जब मैं वहाँ एंटर हुई ना, इतने से हनुमान जी हैं, ठीक है, इतना सा गोल सा उनका बहुत सुंदर रूप है, 2 लड्डू के प्रसाद में, वो कुछ भी मिले खाना मत, है ना, घर वालों ने पहले कहा था। वहाँ से पता नहीं, मैं कहा ठीक है मंदिर ही तो है, इतना हवा बना के रखी है इन लोगों ने, मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं और खो और गई। मैं कहा चलो कोई ना, गाड़ी तक पहुँचना है ना, फ़ोन भी नहीं था फर्स्ट ईयर में, घर वालों ने नहीं दिलाया था। तो मैं वहाँ जाके, फ़ोन भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं दर्शन वर्शन करे और वहाँ से एक आउटर गैलरी निकलती है एग्जिट के लिए। उस गैलरी में घुसते ही व्हाट आई सी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक औरत थी जो उल्टी खड़ी थी एंड उसके बाल नीचे थे, लेकिन चमत्कार ये था कि उसके कपड़े नीचे नहीं हो रहे थे। अच्छा। अगर आप उल्टे खड़े होंगे तो ग्रेविटी के हिसाब से आपके कपड़े नीचे होने चाहिए ना, हाँ। लेकिन क्योंकि वो हनुमान जी का मंदिर था, उसके कोई कपड़े ऐसे नीचे नहीं हो रहे थे, बाल एकदम उल्टी थे और मतलब पूरी उल्टी खड़ी हुई थी, और आंखें भी उसकी गायब, एकदम वाइट, लिटरली वाइट। और ऐसा एक नहीं, 8 से 10 जने खड़े थे और आरती का समय हो रखा था। मेरा आप लोग को ये कहना है कि कभी भी वहाँ जाओ ना, आरती के समय मत जाना बस, बाकी टाइम कोई सा भी आप, वहाँ हनुमान जी गोटे मारते, बालाजी महाराज गोटों से बुरी तरह मारते उनको, ठीक है, ताकि उनमें जो भी नकारात्मक एनर्जी प्रभावित हो गई है वो निकल जाए और उसमें से इंसान को 1% चोट नहीं लगती। हाँ, उसके शरीर पे निशान दिखेंगे लेकिन उसे चोट नहीं लगेगी, उसे डर नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैं खो गई और उसके बाद अब मेरे को जाना था कार तक। आई डोंट नो कि वो मेरे घर वाले थे कि कोई और था, मुझे इतनी आवाज़ सुनाई दी, डॉली पीछे देख, डॉली इधर आ, डॉली इधर आ। मैंने उस दिन कसम खा ली मैं पीछे नहीं देखूंगी। और वो उसके बाद ही हुआ, जस्ट वो सारा चीज़ देख के ही एग्जिट गेट पे निकले ना, उसके बाद से मुझे डॉली सुनाई देने लगा। उससे पहले तक मुझे किसी ने आवाज़ नहीं लगाई, जबकि खो तो मैं बहुत शुरू में गई थी, ठीक है, घर वालों को पता था कि खो गई है और आएगी कार के पास ही, फ़ोन भी नहीं है, ठीक है, और मेरे पास नहीं, दादी के पास भी ऑफकोर्स फ़ोन वोन नहीं है, दादी भी खो गई और वो दोनों दो के पेयर में हो गए, हम 6-7 जने थे साथ में। अब मेरे को कोई इतना बुलाए, डॉली इधर आ हमारे साथ चल, डॉली इधर आ हमारे साथ चल, और मेरे इतनी रूह कांप गई, मैं इतनी घबरा गई और रोए जा रही, लेकिन मेरे को कार दिख रही कि मुझे कार के पास जाना है, मुझे कार के पास। मैंने जाके जो भैया को गले लगाया, मैं गले लगा के एकदम जोर से चिपक गया। फिर मैंने उनसे पूछा पीछे से कौन बुला रहा है मुझे, तो मैंने कहा ताई जी वगैरह नहीं आई अब तक। बोला वो तो कार पे बैठी है। उस दिन जो मेरी हालत थी, मैं कहा जब ताई जी, दादी, दीदी सब कार में बैठे हैं तो मुझे कौन बुला रहा था। उस दिन जो सीन था ना, वो मेरी लाइफ का सबसे हॉरिबल सीन था। तो ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, ये मैजिकल चीज़ें हैं, और मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ ऑल्सो सुप्रीम पावर, कि कहीं ना कहीं वह बालाजी ने मुझे बचाया। और हाँ, घर वालों ने पहले कह दिया था चाहे कोई कितना भी बुलाए नहीं सुनना। तो ऐसे ही इन जगहों पे हम भेजते हैं लोगों को कि अगर आपके ऊपर, हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि हमारे पास ऐसा ब्लैक मैजिक हो गया है, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो इन जगहों पर हम हमारे क्लाइंट्स को भेजते हैं कि आप बगलामुखी माता के जाकर अपना ये जितना भी नज़र दोष है या ब्लैक मैजिक है या कोई भी नकारात्मक चीज़ आपके ऊपर हुई है, आप उन्हें वहाँ पे रिलीज़ करके आ सकते हैं। और वहाँ पे वाकई में पूजा वगैरह होती है तो वहाँ ठीक कर दिया जाता है कम्प्लीटली। ये चीज़ मेहंदीपुर बालाजी में होती है और पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाता है। तो ये रियल एक्सपीरियंसेस है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, सब कुछ। मतलब ब्लैक मैजिक भी है, आप मानते हो? तभी ब्लैक तो आप मैजिक बेचते है, हो। हाँ, अच्छा, ब्लैक मैजिक ठीक है है। तो वाकई भी अपन में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कंटेक्स्ट मैं सेट करना चाहता हूँ। जैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताओ, कुछ को न्यूमरोलॉजी के बारे में बताओ, कुछ को टैरोट के बारे में बताओ, कुछ को सबके बारे में बताओ, कुछ को एक दो के बारे में बताओ। तो सबसे पहले आप ब्रीफ में इन तीनों के बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन, कि आखिर तीनों हैं क्या और तीनों आपस में अलग क्यों हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरोट कार्ड रीडिंग।
हाँ, तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ करूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, ठीक है। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है। और ओरिजिनल तो तीनों ही है, खैर ओरिजिनलिटी की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक साइंस है जो हमारे वेदों में लिखी गई है, बनाई गई है, उसे प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया गया है, मैथमेटिकली उसको पढ़ा लिखा गया है, एंड उसमें पर्टिकुलर कैलकुलेशंस है जिनके बेसिस पे प्रिडिक्शंस होते हैं ग्रहों का किस एंगल पे क्या चीज़ है, उस एंगल के हिसाब से वो आपके कौन से ग्रह में स्थापित है, उसके हिसाब से आपको प्रिडिक्शन दी जाती है। हर चीज़ के ड्रॉबैक भी होते हैं और हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि आज क्या हो रहा है, वही एस्ट्रोलॉजी ये भी प्रिडिक्ट कर सकती है कि 2025 में 25 दिसंबर को 5:06 पे क्या हो रहा है। इतना डीप एक्यूरेसी वो दे सकती है, ठीक है। बट वो एक लिमिटेड चीज़ से इसलिए भी सीमित है क्योंकि वो सिर्फ ये बता पाती है कि आपकी इस तारीख को डेट ऑफ बर्थ हो गई है, इस दिन आपका जन्म हो चुका है, इस दिन आपका जगह है, लोकेशन है। लेकिन बहुत सारे लोग के पास समय की दिक्कत आती है, बहुत लोगों को अपना एक्यूरेट टाइम नहीं पता होता, ये लोग फंस जाते हैं पहले तो। और अगर आपको एक्यूरेट टाइम नहीं पता तो आपकी पूरी कुंडली चेंज हो जाती है, गलत है। ठीक है। या तो आप उतना एक्यूरेटली अपना टाइम ढूंढ के लाओ, और नहीं पता तो ये तो सब्जेक्ट ही खत्म हो जाता है कि आप यहाँ अपना कुछ भी प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। तो हाँ, वो चीज़ अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, लेकिन उसके ये सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। बट बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। टैरो की मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या था कि हमारे एक श्री यंत्र है, श्री यंत्र में जब हमारे संतों ने तपस्या करी तो उनके 25, 30, 40 साल तपस्या के बाद उनके पास एक कछुआ प्रकट हुआ। उस कछुए के ऊपर नंबर्स बने हुए हैं एंड वो नंबर्स भी लूशो ग्रिड में भी वही नंबर्स हैं एंड हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी वही नंबर्स हैं, ठीक है। उन नंबर्स का डिज़ाइन 3 के फॉर्म में नंबर्स का डिज़ाइन है, मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूंगी, आप लगा देना। तो वो जो नंबर का डिज़ाइन है वो है हमारा श्री यंत्र, वहाँ से शुरू हुई हमारी न्यूमरोलॉजी। तो फिर ये शेल्डियन चार्ट्स और ये जो हाँ। लूशो ग्रिड ये सब उसी से बने हैं या ये अलग है? नहीं, इनमें वहाँ चाइनीज संतों ने अपने लेवल पे अच्छा। अपनी नॉलेज गेन करी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा किसी एक ने कैलकुलेट करके दे दिया है, सब ने अपने अपने लेवल्स पे पहले मेडिटेट करा है, स्पिरिचुअली अपने 30, 40, 50 साल इन्वेस्ट करे हैं, उसके बाद उनको ये चीज़ें मिली है। और इन नंबर से उन्होंने कैलकुलेट करके एंड बाकी सारे इन्वेंशंस करे हैं। ठीक है, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर इंसान की खोज नहीं है? नहीं, ये किसी पर्टिकुलर इंसान की खोज नहीं है। पहले हमारे वैदिक में संतों ने निकाला था। अब जैसे लूशो ग्रिड वगैरह की बात करेंगे तो वो हमारे चाइनीज संत वगैरह ने निकाला है, और इसमें भी कबाला भी होता है, इसमें वैदिक भी होता है, इसमें लूशो भी होता है, इसमें अलग 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 न्यूमरोलॉजी रहती है। बट नंबर्स क्या है, नंबर्स हमारी लाइफ का पार्ट है। हम पैदा भी होंगे तो एक नंबर से होंगे। आपके क्वेश्चन से मैंने एक क्वेश्चन देखा था विच इज़ की पेरेंट्स प्री प्रिडिक्ट कर लेते हैं इन द प्रेगनेंसी कि वो 3 महीने पहले, 9 महीने पहले पेट में ही है, अभी 6 महीने का बच्चा पेट के अंदर ही है, वहीं से पेरेंट्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मेरा बेटा फुटबॉलर बनेगा या गेमर बनेगा, जैसा 3 इडियट्स में भी हुआ था, ठीक है। तो वो पहले से प्री प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं वो प्रिडिक्शन ही गलत है। जब वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, हमें तारीख ही नहीं पता, हमें जन्म तारीख तक नहीं पता, हम लोग ये नहीं क्लियर कट पता कर सके किस दिन प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी या किस दिन बच्चा एग्जैक्टली उस वुंड में आया था मॉम के, और उससे भी हम उतना नहीं एक्यूरेट पता कर सकते क्योंकि उसमें भी वेरिएशंस रहते हैं। अगर हम लोग का प्रेगनेंसी एक दिन पहले होता है ना तो रिजल्ट लगभग 1 महीने बाद का पता चलता है। एंड इसके आजकल ये भी केसेस है कि शादी 1 महीने पहले हुई है, प्रेगनेंसी 2 मंथ पहले की है। तो आप तो कह दोगे कि आपका किसी और के साथ अफेयर था 2 मंथ पहले। अगर हम लोग डॉक्टर से बात करें ना तो वो कहेगा कि कैलकुलेशन में ये चीज़ इस तरह आएगी क्योंकि ओवम कब रिलीज हुआ था, वो 2 महीने पहले रिलीज हुआ था, उसके साथ इस महीने पे इंटरेक्शन हुआ है, इसलिए आपका बेबी कंसीव हुआ है। जबकि उसमें लड़की कोई गलती नहीं है, वो किसी के साथ भी उसका कोई भी रिलेशन नहीं है।
लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो आपने जो ये 9 महीने पहले प्रिडिक्ट कर लिया ना एस्ट्रोलॉजिकली, ये पॉइंट ही गलत आ गया। न्यूमरोलॉजी शुरू ही वहां से होगी जिस दिन बच्चा पैदा होगा, जिस दिन उसे अपनी एक डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। आपके घर में भी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपके घर का नंबर में भी होती है, आपके फ़ोन नंबर्स में भी होती है। आप कोई भी काम करते हो किसी नंबर से करते हो, गाड़ी लेते हो गाड़ी पे भी नंबर होता है। अपनी लाइफ में हर चीज़, आप पैसे भी कमाते हो, हर चीज़ नंबर से चलती है। तो न्यूमरोलॉजी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो और उनके बहुत डीप डाउन मतलब भी है। और हर साल का जो हम प्रिडिक्शन देखते हैं वो भी ईयर के नंबर्स की कैलकुलेशन पे देखते हैं। अगर 2025 बोलेंगे तो उसका टोटल 9 आ रहा है, तो हम 9 के बेसिस पे सारी प्रिडिक्शन देख रहे हैं, 2025 के बेसिस पे नहीं देख रहे कि उसका एस्ट्रोलॉजी हो गया अपने प्लैनेट्स, उनकी हाँ, दिशा दशा सबके exactly. ऊपर, न्यूमरोलॉजी हो गया हमारे नंबर्स। हाँ, अब आपके फेवरेट टैरो। टैरो। अब आते हैं टैरो पे। टैरो बना है पंच तत्व से, जल, अग्नि, धरती, वायु और आकाश। ओके। ठीक है, और क्योंकि हम भी बने शक्तिमान भी उसी से बना था। बिल्कुल कह सकते हैं, और हम भी बने पंच तत्व से। हम और शक्तिमान दोनों पंच तत्व से बने। तो जब चीजें पंच तत्व से बनती है तो पंच तत्व में ही लीन हो जाती है। और टैरो में प्रेडिक्शन भी पंच तत्व से है। अच्छा, ये है। चलिए आज मैं आपको टैरो रीडिंग सिखाती हूँ कैसे करते हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी, जवाब आप दोगे, ठीक है? इंटरेस्टिंग। ओके, ये मेरे को अपने ऑडियंस से भी कहना है कि जो मैं कह रही हूँ आप मुझे उसके बेसिस पे बताइएगा कि कैसे हम लोग, क्या आप भी पढ़ सकते हो टैरो? अगर हाँ तो फिर आप ज़रूर से हमसे संपर्क करिएगा और टैरो में अपना करियर बनाइएगा। अच्छा, एक सिनेरियो दे रही हूँ। बहुत तेज ना कुत्ते भौंक रहे, एकदम भऊ वाली आवाज में। पानी है, पानी के अंदर केचू है, बहुत डरावने से केचू है, ठीक है? ऊपर चल रहा है ग्रहण, है ना? और एकदम बहुत तेज बिजली कड़क रही है, डरावनी आंधी तूफान चल रहा है। इस सिचुएशन के बीच में ले जाके मैंने आपको खड़ा कर दिया। और अब मेरा सवाल है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? क्या कहोगे? आप जो अपने आसपास देख रहे हो ये सिनेरियो बना हुआ है, और अब मेरा सवाल है क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? नहीं, आपने मुझे खड़ा किया है और मुझसे ही पूछ रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और सिनेरियो ऐसा हो रखा है, आप इस सिचुएशन के अंदर खड़े हो, आपको एकदम कुत्तों की हू ऐसे डरावनी आवाज आ रही है, और एकदम ग्रहण चल रहा है, और एकदम डरावना सिचुएशन बना हुआ है, एकदम काली रात है। अब बताओ काम हो जाएगा? अगर मैं कुछ पूछती हूँ कि मैं एक काम के लिए जा रही हूँ तो नहीं, क्या होना मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकल सकते हैं उस वक्त जो मुझसे ये सब पूछ रहा होगा उसके लिए। दिमाग तो उस वक्त अपने आप को बचाने में लगा हुआ होगा, ये सब हाँ, मैं कैसे नहीं तो बताऊंगा? आप क्या कहोगे कि हाँ ना कुछ तो कहोगे? मैं तो कहूँगा नहीं, भगवान करे तेरी नहीं लगे। मुझे बता पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ये सुबह सुबह का वक्त है, सुबह हुई है, बहुत ही सुंदर सूरज उगा है, चिड़ियाएं चहक रही है, एकदम ओस की बूंदें ठंडी ठंडी घास पे बिछी हुई है, उस पे आपको चल के जाना है। और आप देख रहे हो एक घोड़े के ऊपर एक सुंदर सा बच्चा राजकुमार बन के आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेकर। अब बताइए, ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जी मेरा एक काम हो जाएगा क्या? गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी क्या? बिल्कुल, तथास्तु। एग्जैक्टली, दिस इज द टैरो। ठीक है, आपने टैरो प्रेडिक्ट करना सीख लिया है। यही पंच तत्व से मिलकर कार्ड्स बने होते हैं, कार्ड्स में यही फोटो होती है। द सन कार्ड पे यही फोटो बनी है, यही सिचुएशन बनी है जो मैंने आपको बताई है। मून कार्ड पे यही सिचुएशन बनी है जो मैंने आपको बताई है। स्टार कार्ड पे स्टार बने हुए होते हैं, ठीक है? तो ये इतना ही सिंपल है टैरो को पढ़ना। हम लोग टैरो पढ़ाते हैं सिंबोलॉजी के थ्रू, हम क्लाइंट को सिंबल पढ़ाते हैं। ये जो सिचुएशन आपको पढ़ाई, अब आप कभी भी लाइफ में टैरो भूल सकते हो? कभी भी सोचो एक बार कि अगर कोई आपसे पूछे कि टैरो के बारे में बताओ, तो आप कभी लाइफ में भूल पाओगे इस इंसिडेंट को? एक्चुअली मैं अगर डिस्कशन की बात करूँ तो प्रॉपर टैरो पे ये फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन है। तो अब ये दो लाइफ में कभी कोई टैरो बोलेगा ना तो फर्स्ट रेफरेंसेस ये दो सिचुएशन ही आने वाली है मेरे तो। आने वाली है, ठीक है? तो आप कभी भी भूलोगे नहीं अब। हाँ। तो इसमें मैंने आपको कुछ रटाया नहीं, कोई नोट्स नहीं दिए। लेकिन अब जो लोग लाइव वीडियोस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं कि रटो बैठ कर, तो क्या आप टैरो रट नहीं सकते हो? टैरो बना ही सिचुएशंस पे है, सर्कमस्टेंसेस पे है, और इन्हीं सिचुएशन के ऊपर हम सामने वाले की करंट फीलिंग बताते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मतलब वहां तक बता सकती, टैरो बताती है करंट सिचुएशन, एग्जैक्टली करंट सिचुएशन। जैसे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका पर्सन अभी एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहा है, उस इंसान के दिमाग में इस वक्त एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और इवन टैरो इतनी बेसिक चीज़ें तक बता देता है कि वो पार्टी करने गया है या वो किसी दोस्तों के साथ बैठा है, ऑफिस के अंदर है, काम कर रहा है, करियर से स्ट्रगल चल रहा है, इसलिए आपसे झगड़े चल रहे हैं रिश्ते में, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसीलिए आपके यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। सारी चीज़ें टैरो एकदम डीप डाउन मतलब सारी बीवियां अगर टैरो रीडिंग सीख ले
तो अपने पति का कुछ भी गलत पता कर सकती हैं। एग्जैक्टली ये भी कर सकती है, पोस्ट अदरवाइज बेचने की खतरनाक तकनीक। ये भी कर सकती है, अदरवाइज ये टैरो रीडिंग करा के ये तो पता कर लेती है मेरे पास तो बहुत सारी बीवी आती है, ठीक है। और मतलब वो लोग को जासूस नहीं हायर करना पड़ता है, और मेरे पास ऐसी बहुत सारी बीवी आती है जो ये बताती है, पूछती है कि मेरे हस्बैंड कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहे और क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। रिसेंटली मैंने किसी की हेल्प करी थी बहुत ज़्यादा, बाय द गॉड ग्रेस। एक लड़की थी, उसने पूछा था मुझसे कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है आफ्टर मैरिज, तो मुझे शक है, आप मुझे कंफर्म करो। तो जी हाँ, कंफर्मेशन में यही आया कि वो चीट कर रहा है। अब उसका अगला सवाल था कि मैम मुझे जानना है कि वो कैसे चीट कर रहा है। मैंने कहा कि कहाँ से पता करोगी, पीछा करोगी, क्या करोगी? बोला मैं सब करके देख लिया मैम, नहीं पता चल रहा। पता नहीं क्यों कार्ड्स में से इंट्यूशन आया, और कार्ड एक ऐसा आया। मैं कहा आप उसकी सोशल मीडिया में प्राइवेट चैट्स देखना और एक उसकी स्विगी और ब्लिंकिट इनकी हिस्ट्री चेक करना, ठीक है। उसमें ये पता चला कि वो एक फिक्स एड्रेस पे बहुत सारे रोजेस, चॉकलेट्स और आए दिन खाने का अलग अलग सामान डिलीवर कर रहे हैं। वो बोली मेरे हस्बैंड तो घर पे ब्लिंकिट से कुछ नहीं मंगाते। उसको एग्जैक्टली वो लड़की ही नहीं, लड़की का एड्रेस, लड़की के माँ बाप, लड़की का पूरा खानदान सब मिल गया उसको एक हिंट से। तो जब ये टैरो कार्ड्स बनेंगे तब तो स्विगी, ब्लिंकिट नहीं, तो ये कुछ सब था। नहीं। टैरो में ये चीज आता है कि कुछ सोशली चीट कर रहा है वो आपको, अच्छा। ठीक है। अब सोशली में कुछ भी हो सकता है, सोशली मतलब समाज भी हो सकता है, सोशली मतलब सोशल मीडिया भी हो सकता है, सोशली मतलब वो सोशल ग्रुप ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तब उससे मिलता है ना। तो उस बीच वो उससे मिलता है। तो आपको अगर उसको कहीं पकड़ना है तो आप सोशल गैदरिंग में उसका आई कांटेक्ट चेक करो कि सबसे ज्यादा किसको देख रहा है ना। इन एक्टिविटीज और स्मार्ट ट्रिक्स से हम क्लाइंट्स को डीपर चीजें उन्हें क्लैरिफाई कर देते हैं कि आप कैसे पकड़ सकते हो अपने हस्बैंड को कि वो आपको कहाँ चीट कर रहा है। जोक्स अपार्ट, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में नेता जो होते हैं, इनके जो साथ के नेता होते हैं इनको चीट कर देते हैं। अगर ये आप जैसे टैरो रीडर्स को बैठा दे तो आप उनकी हेल्प कर दो कि तुम्हारा ये मंत्री भागने वाला है, पार्टी बदलने वाला है। नहीं, जैसे इसमें हम बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेरे पास बड़े नेता भी है कांटेक्ट में और बड़े ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि मेरा फादर का तो गवर्नमेंट का कांटेक्ट था ना सारा। तो बिल्कुल हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव्स नोन में हैं जो मेरे से रीडिंग्स भी कराते हैं। एंड उनका मेन क्वेश्चन, मतलब आदमियों का जितने मेरे पास मेल क्लाइंट्स आते हैं ना, उनका ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरा जो है पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है या जो मेरे साथ डील कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, एंड क्या वो मुझे चीट करने का सोच रहे हैं या नहीं, या वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं, क्या वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। ये चीज़ें मुझसे बहुत लोग पूछने आते हैं। एम्प्लॉय अपने बॉस के बारे में पता कर सकता है कि मेरे बॉस के मन में बिल्कुल, मेरे लिए क्या एम्प्लॉयज तो चल रहा बहुत है। आते हैं, कॉर्पोरेट वाले तो और आईटी वाले तो बहुत आते हैं कि मेरा बॉस क्या प्लान कर रहा है मेरे लिए। फिर तो हमारे यहाँ से भी कई मिल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हाँ, ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास ये पूछने कि मेरे बॉस के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और आपको क्या लगता है कि मेरा बॉस मुझे इसमें प्रोजेक्ट में लेगा या नहीं लेगा, या मुझे वो मेल कब तक रिसीव हो जाएगी। तो उसकी टाइमिंग और बॉस के इंटेंशन हम उसमें चेक कर लेते हैं। ये मेरे ना बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, पीआर वाले लोग जो होते हैं ना, कि मैं एक जगह पे ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट है, तो क्या यहाँ की ये जो लेडी बॉस है ये मुझे, क्योंकि वहाँ वर्क प्लेस से आपको परमिट मिलता है, वो परमिट से आपको श्योरिटी हो जाती है पीआर लेने के लिए कि आप वहाँ परमानेंट भी हो सकते हो। तो मेरे फॉरेन क्लाइंट मुझसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैम हमको उनकी करंट फीलिंग बताओ या उनके इंटेंशन बताओ, इंस्टेड ऑफ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उनकी इंटेंशन बताओ कि मुझे यहाँ ये पीआर के लिए साइन कर देगी ना पेपर। मैं कहा हाँ कर देगी, इनको ऐसे ऐसे प्यार से डील करो, ये चीज़ पसंद कर रही है और ये चीज़ डिसलाइक कर रही है, तो वो वहाँ पे चीज़ डन हो जाती है। एंड मेरे मोर देन लाइक मेरे साथ 5-6 साल से जुड़े हुए वो लोग, और बहुत अच्छे से दे रिस्पॉन्ड कि हाँ मैम जैसा आपने कहा मैंने वैसे वैसे किया। मेरी टैरो में मैं 2 चीज़ बोलती हूँ। पहला तो ये कि मैं जो होमवर्क दूंगी वो आपको करके आना होगा जब मैं क्लासेस देती हूँ तब। हाँ, क्योंकि मैं ना रटाती नहीं हूँ, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मैं बस सिंबल दे देती हूँ, ट्रिक दे देती हूँ, फिर उनसे कहती हूँ तुम पढ़ कर आओ, तुम बताओ मुझे। तो क्लास बड़ी एंगेजिंग रहती है, लाइव वीडियोस वगैरह नहीं देती हूँ। दूसरा, मेरा टैरो के अंदर ये कहना है कि पहले इंसान की साइकोलॉजी के साथ प्ले करो। आप यहाँ मुझसे कभी भी ये नहीं पूछने आए कि मेरी शादी कब होगी, आप यहाँ मुझसे एक्चुअली बात करने आए हो। जब मैं वहाँ पे आपसे कनेक्टेड ही नहीं हूँ, ठीक है, और मैंने सिर्फ आपको बता दिया शादी हो जाएगी 2025 में, वो उसे क्या, आपने पूछा आप चले गए, आपको वो कनेक्टिविटी नहीं महसूस हुई ना।
कोई भी इंसान एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास जब जाता है जब वो अपनी लाइफ से ओन परेशान होता है। यहाँ एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैंने साइकोलॉजी में भी कोर्स कर रखे हैं बहुत सारे। साइकोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट है सर क्लाइंट की समझना। आप देखेंगे, मैं एज वाइज बताती हूँ, जैसे कि 85 या 84 बॉर्न से 90 बॉर्न, इन लोगों की अगर शादी नहीं हुई है, ठीक है, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि या तो ये किसी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, या ये किसी ऐसे इंसान की होप में है जिसकी शादी हो चुकी है, या ये ऐसे इंसान की होप में जो अभी शादी कर नहीं रहा है और ये इंतजार कर रहे हैं भाई कर लेना कर लेना कर लेना, तो वो वहाँ पे स्टक हैं। इनका ये सिचुएशन है। दूसरा 91 से 98 बॉर्न वाले, इनके ऊपर सोशल प्रेशर है, भाई तू कब शादी करेगा, सबकी शादियां हो गई तेरी नहीं हुई अभी तक। तो इनके ऊपर सोशल प्रेशर है और ये नए नए जोड़ी या नए नए लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि इनका माइंड अभी तक फ्रेश है कि ये सब ऐसा ढूंढ रहे हैं। और 2000 से 2007 तक बॉर्न के लोग, उन पे फैमिली ज़बरदस्ती निपटाना चाह रही है, अभी जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो, तो वो इसलिए पूछने आ रहे हैं कि हमारी शादी कब होगी। तो जब आपने क्लाइंट के ऊपर क्या मेंटल प्रेशर है वो समझे बिना, उसकी साइकोलॉजी को जाने बिना, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही उसकी वजह जाने बगैर उसको बता दिया कि आपकी शादी कब तक होगी, तो क्लाइंट कभी आपसे जुड़ेगा ही नहीं, आपसे वो जुड़ाव ही महसूस नहीं करेगा। तो आपको ऐसे साइकोलॉजी समझनी होगी। और टैरो के अंदर हम यही पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, ट्रिक पढ़ाते हैं, इंसान को सुनना। आज के पता है सबसे बड़ा दुख क्या है, लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, कई लोग तो वो क्या बोलते हैं, पैसे लेने लग गए हैं कि आप अपना दुख मुझे सुनाओ। पर मैं आप भी उसी के ले रहे हो। मैं सच में मैं यही करती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैं पॉडकास्ट में बोलने जा रही हूँ इतनी बड़ी बात। मैं सिर्फ इतना सा कहती हूँ, हाँ हाँ सर बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, हाँ हाँ आपने कहा ना, मैं कह रही हूँ बिल्कुल हो जाएगा सर, हाँ हाँ आपकी सिचुएशन, अच्छा नहीं नहीं सर बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बहुत अच्छा, आगे बिल्कुल सर बिल्कुल होएगा, जो आप कह रहे हो वही होगा। सर इसका इंसान 10,000 पे कर रहा है तो मैं क्यों ना लूँ, मुझे ये बता दो बस। आज का सबसे बड़ा दुख है कि कोई किसी का सुनने वाला ही नहीं है। तो यहाँ टैरो रीडर्स के पास लोग अपने जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट के लिए आते हैं। आज मेरे पूरी फैमिली मुझसे टैरो रीडिंग कराती है। जब मैं इनिशियली इस फेज में आई थी सब कहते थे तांत्रिक बन गई है ये, पता नहीं क्या करती है, हवाबाजी करती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, कुछ भी नहीं है। आज वही फैमिली मेरे को स्पिरिचुअल ओनरशिप करती है, मुझे रिस्पेक्ट करती है, और आज मेरे से पूरा फैमिली रीडिंग लेने आता है। एंड वो सब एक ही बात कहते हैं कि जब ये रीडिंग करती है ना तब ये हमारी सिस्टर नहीं बनती, या ये हमारी मौसी बुआ बेटी बहन ये सब नहीं बनती, ये प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल टैरो रीडर बनती है। मैम से मैम तक की बात करती है और ऐसी बात छेड़ जाती है जो इसको बताने में भी हम, अगर ये मेरी सिस्टर होती तो एज अ बिग ब्रदर में से कभी नहीं कह पाता कि मैं क्या सिचुएशन या किस पेन में हूँ, बट एज अ टैरो रीडर ये एक ऐसी बात कह जाती है कि अंदर तक दिल में ना मतलब एकदम हलचल मच जाती है। तब आप फिर डॉली नहीं हाँ, अर्पिता बन जाते हो। तब मैं अर्पिता बन जाती हूँ। एग्जैक्टली मैं एक चीज़ कहूँगी, जो अपने पेरेंट्स की, कुछ भी कह लो, अपने पेरेंट्स की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू कर रहा है ना, आज वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से, और आज और अभी आफ्टर मैरिज में मैं जो कुछ भी हूँ मेरी इन लॉज की ब्लेसिंग्स है, तो इसलिए आपने इतना मतलब करते हैं। शादी से पहले ये अपने खुद के ससुराल वालों की टैरो रीडिंग कर ली थी या कैसे पता किया नहीं था? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ एक ही कार्ड निकाला था कि लड़का अच्छा है या नहीं, Okay. बस ये मैं सबको बोलती ये हूँ। भी मेरा एक सवाल है, आगे आएगा कि लड़कियां अपना पार्टनर या लड़के अपना पार्टनर चुनने के टाइम में टैरो रीडिंग कैसे मैं help ले उसमें सकते यही हैं? कहूँगी कि जी हाँ आप टैरो रीडिंग करा लीजिए, उसमें एनर्जीज जान लीजिए। अभी कल ही मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरे को ये एक लड़का है पार्थ, मेरी फैमिली ने मेरे लिए अरेंज मैरिज के लिए देखा है और एक मेरा लव मैरिज करने का मन है जिस लड़के के साथ, बट वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, मेरा बिजनेस सिस्टम चल रहा है उसके साथ, हम साथ में बिजनेस करते हैं। तो मैंने उसको एक ही बात कही कि यू आर अ गर्ल जिसने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, अपने कार्मिक कनेक्शंस देखे हैं, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन देखी है। अब पार्थ पता है कैसा लड़का निकला, मतलब मैंने उसकी कार्ड रीडिंग करी थी, पार्थ भी लाइक पिताजी बिजनेसमैन पिताजी, अब बढ़िया रईस बच्चा, अब वो हर चीज़ को कैजुअली ले, उसके लिए है कि ठीक है ये है, ये तो खरीद के ले आएंगे, इसमें क्या बिजनेस है तो ऐसे ही ग्रो हो जाएगा, ये क्या ये तो अरे गाड़ी वाड़ी तो यूं ही आ जाती है। और वो लड़की जिसने बेसिक से यहाँ तक भी सब कुछ ग्रो होते हुए देखा, तो सर सोचो अगर उसकी ऐसे लड़के से शादी हो जाए तो क्या कभी वो उसके बिजनेस की रिस्पेक्ट करेगा, उसके मेहनत की रिस्पेक्ट करेगा? वो क्या बोलेगा, अरे तुम तो रोज ही ये सब करती रहती हो, क्या ये सब छोड़ो, तुम मजे करो लाइफ में। और उसके लिए कितना पेनफुल हो जाएगा जब उसने उस कंपनी को बेसिक से ग्रो करा है। Exactly. तो इसीलिए फिर मैंने उसको बोला कि यू हैव टू थिंक वाइजली, आप पार्थ के साथ डिसीजन मत लो
और हाँ, ऐसे मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं एंड वो आज खुद भी बोलती है कि नहीं मैम थैंक यू सो मच, आपने वक्त रहते बचा लिया। मैंने उसको बोला था कि 1 महीना उससे बात करके देख ले। वो बोली मैम मैंने तो 1 हफ्ते ही बात करी, मुझे समझ में आ गया कि वो बहुत हवा में है एंड मैं बहुत धरती पे हूँ। और ऐसे मैच क्या है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है बाद लेकिन में लॉन्ग दिक्कत टर्म आती पे नहीं जा सकते आप। तो हाँ, मैं लोगों की इस चीज़ में बाय द गॉड ग्रेस, मैं खुद कुछ नहीं करती, ये सब भगवान की कृपा से ही मैं उनकी हेल्प करती हूँ, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जनरली एक सिचुएशन होती है कि हम्म। मतलब कोई भी हो, मतलब हम भी हैं तो हम लोग या तो क्रिकेटर्स को बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज मानते हैं, उनके बारे में जो भी न्यूज़ अपडेट्स आती रहती है पढ़ते रहते हैं, ऐसी बॉलीवुड में भी। तो इनसे जुड़ी बहुत सारी जो कहानियां होती है इनके नंबर्स को लेकर, तो पहले अपन 2-3 क्वेश्चन जो है क्रिकेट का राउंड पूछते हैं, फिर अपन बॉलीवुड पे चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात। तो क्रिकेट में जैसे सचिन के बारे में तो कौन नहीं जानता, सचिन से शुरू करते हैं। उनका जर्सी नंबर था 10, बट उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं था 10। युवराज धोनी, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बनाया अपना जर्सी का नंबर। तो वहां पे ये सब मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता दो, चाहे एस्ट्रो के हिसाब से बता दो, चाहे टैरो के हिसाब से बता, आप किसी भी तरह से बता दो, बट क्या सच में नंबर्स इतना बड़ा खेल इनके खेल में करते हैं क्या? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं नंबर्स। आपने अगर मेरा खुद का भी नाम सुना होगा ना, तो मेरा नाम टैरो अर्पिता है, TAROT ARP है। मैंने पहली बात तो अपना नाम करेक्ट करा है, ठीक है। उससे पहले तक मुझे ये जो नेम फेम है ना, वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं आज अपनी ऑडियंस को भी कहती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी नेम न्यूमरोलॉजी करा लो, एंड हाउस वाइफ भी करा सकती है एंड ये लोग भी करा सकते हैं, मतलब जो ऑफिस पर्सन। अब आपका सवाल आएगा कि सर अब हमार तो इतना डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आप क्या कर सकते हैं? आप विजिटिंग कार्ड पे चेंज करा सकते हैं, आपके आगे जो आप डैशबोर्ड पे अपना नेम लिख के रख सकते हैं, या ऐसी और भी चीज़ें करा सकते हैं जहाँ नेम न्यूमरोलॉजी आपको बहुत काम करेगी। नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे, आपने बात करी सचिन तेंदुलकर की, उन्होंने वो नंबर खुद चुना था, नंबर 10 उन्होंने खुद चुना था। अब 10 का क्या मतलब होता है? 1 + 0 मतलब 1, 1 मतलब सन का नंबर। उन्होंने अपनी इंटरनल वीकनेस जो थी ना, वो थी उनका सन, सन उनका कमज़ोर था, ठीक है। उन्होंने उसी को ही पावर में लाया, उसी चीज़ को लीडरशिप में कन्वर्ट किया, और आज उनकी सक्सेस में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उनके साथ हुई है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। मतलब ऑलवेज रिकॉर्ड्स तोड़ना, ये उनके लाइफ का पर्पस रहा है। और जिसको सन ओन करता है ना, ये लोग लीडरशिप में, कैंपेनशिप में और अपने आप को ओवरऑल हर तरीके से ग्रो करने में हेल्प होते हैं। मतलब इनको नेम फेम सक्सेस मिलती है। क्योंकि आपने इंडस्ट्री में सबसे कॉमन लाइन सुनी होगी, उगते सूरज को प्रणाम करते हैं इंडस्ट्री वाले। वो उगते सूरज को ही क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जो फेमस है। तो अगर आपको नेम फेम चाहिए, आपको फेमस होना है, आपको अपना सूर्य अच्छा करना है, उसके लिए आप मतलब सबसे ज़्यादा शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। तांबे के अंदर लाल पुष्प जो है सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। और लाल कलर के जितने भी फल है, जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, इनका दान, लाल जैसे कपड़े सचिन का ने पता दान। किया कि उनका 10 जो मतलब सूर्य वो कमजोर है, तब कमजोर उन्होंने है, 10 नंबर का जर्सी उसको दिया। 10 हम नंबर कैसे को पता कर चूज सकते हैं किया। हमारा क्या कमजोर है? ये आपको अपना लूशो ग्रिड बनवाना होगा, अच्छा। ठीक है। और आपको अपनी नेम न्यूमरोलॉजी करानी होगी, उसके थ्रू मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपका सही नाम क्या है, और नाम में अगर कोई और लेटर ऐड करने की जरूरत है क्या। अब जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली ने जो नंबर 18 चूज किया है ना, वो उसकी फादर का डेथ का डेट था, ठीक है। उसके फादर की जो डेथ हुई है ना, वो 18 दिसंबर को हुई है, ठीक है। इसलिए उसने 18 नंबर लिया। अब 18 का क्या मतलब होता है? 8 + 1 9, 9 नंबर वाले कौन से होते हैं? मंगल के। एंड 9 नंबर वाले आपको स्पोर्ट इंडस्ट्री में फेमस जरूर दिखेंगे, क्योंकि जो 9 नंबर है वो आपकी एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को, आपके एक्सरसाइज को, अब गेम या स्पोर्ट्स तो एक तरीके से एक्सरसाइज ही है ना, तो आपकी एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं। जब ये साल शुरू हुआ था ना, तब भी 2024 में भी मेजर प्रिडिक्शंस ये हुई थी कि अगर 2025 में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो एक्टिव रहना होगा। जो भी लोग फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आप इस साल में फिटनेस इंडस्ट्रीज को ग्रो करते हुए बहुत अच्छे से देखोगे। बहुत फेमस फिटनेस इंडस्ट्रीज 2025 में ग्रो हुई ही होंगी एंड हो भी रही होंगी। 2025 का टोटल 9 है इसलिए, तो अगले साल 2026 का 10 है, मतलब एक तो जो सूरज को पूजेंगे वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं मैंने मतलब आपको ये भी बताना है कि जी हाँ, एक तो सूर्य को भी पूजे, और दूसरा 2026 में अनएक्सपेक्टेड नेम फेम, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी आपको मिलने वाली है 2026 के अंदर। तो ये चीज इसमें बहुत ज्यादा है कि उसका नंबर भी 18 था, एंड एक का था नंबर 7 आई गेस, धोनी का। हाँ, नंबर 7 था धोनी का, एंड धोनी की डेट ऑफ बर्थ भी 7 थी, इसलिए उन्होंने नंबर 7 चूज करा।
ठीक है। 7 बेसिकली केतु वालों का होता है लोअर बॉडी। तो जो अपनी बॉडी पे काम कर रहा है, जो अपनी एक्सरसाइज पे काम कर रहा है, वो अपने स्पोर्ट्स में तो सक्सेस पाएगा ही पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन लोग के नंबर्स इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अभी नंबर्स का समझा, अब लेते हैं अपन इनके कलर थ्योरी के बारे में। कलर एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो जैसे हर टीम की जर्सी का कलर अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया का येलो, इंडिया का ब्लू, किसी का ग्रीन, किसी का रेड, मैरून, कुछ भी। तो ऑस्ट्रेलिया का कलर येलो है, तो ये कलर कब किसके फेवर में काम करता है, और इन कंट्रीज की इन जर्सी के कलर्स का क्या उनकी सक्सेस के ऊपर कुछ रोल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको पहले मैं एक बहुत छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगी। एक चीज़ आपको समझनी होगी, हमारी बॉडी बनी होती है 7 चक्रों से। ठीक है, 7 चक्र जो होते हैं उनका 7 कलर होता है, और 7 कलर में 7 टाइप ऑफ वाइब्रेशंस होती है। एंड ये जो वाइब्रेशंस और ये फ्रीक्वेंसी होती है, यही आपको किसी चीज़ को अचीव करने के लिए ग्रो करती है। ठीक है, आपको कलर्स का मतलब समझना होगा। सबसे पहले आता है अपना मूलाधार चक्र या रूट चक्र कह लो आप, जो होता है अपनी स्पाइनल कॉर्ड या एंड होती है वहाँ पर। ठीक है, ये चक्र का कलर होता है रेड। ओके, ये आपके जो है पैशन को और अग्रेशन को भी बढ़ाता है, आपके ओवरऑल चीज़ों को करने के लिए एनर्जी देता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दीवानगी जब आ जाती है ना इंसान के अंदर, आप सोचना कि उसका रूट चक्र खराब है। अब दीवानगी उसके काम को लेके आती है। कोई लोग होते हैं पूरे दिन काम कर लेंगे, पूरे दिन काम, उसको और कुछ समझ ही नहीं आएगा। या कोई होंगे जिनको सारी ना नेगेटिव बातें करनी होती है, कोई होंगे किसी की बातों में पूरे दिन गाली सुनोगे कि गाली बकते हुए ही बोलता है। या कोई होगा जो एकदम प्यार में आशिक दीवाना पागल ही हो जाएगा एकदम, कि मुझे तो बस मेरे उसके अलावा कोई नहीं दिखता। ऐसे की बातों से समझ सकते हो कि उसकी रेड कलर की एनर्जी सबसे हाई है, उसका रूट चक्र डिस्टर्ब हो रखा है। वो बैलेंस करेगा तो रेड एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। यही काम है रेड कलर का भी। अगर कोई रेड जर्सी चूज करता है तो उसको इस चीज में, तभी तो आप देखो कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स है उनका जो लोगो है वो रेड में है। ठीक है, रेड एक हाईलाइटिंग कलर है जो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये उसका फोकस काम है। अब उससे ऊपर आता है सैक्रल चक्र, जो लेता है थोड़ा सा कलर रेड से और थोड़ा सा कलर येलो से, जो बनता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, जो होता है हमारे नाभि के 3 इंच नीचे, विच रिप्रेजेंट्स ऑरेंज कलर। ओके, ये अपने लव, रिलेशनशिप, रिश्तों को बहुत अच्छा करने के लिए बना होता है। तो जिन भी कंपनीज या इंडस्ट्रीज का आप ऑरेंज कलर देखेंगे, ये सबके साथ प्रोडक्टिव चीज़ें डिलीवर करना और उनके साथ एक रिलेशन बॉन्ड बनाना विद ऑल ट्रस्ट, ये ब्रांड्स उसका काम कर रही होती है। या ये क्रिकेटर्स जो होते हैं उनका काम कर रहे होते हैं। तो जिस भी ब्रांड का लोगो अगर आपको ऑरेंज में मिले तो आप ये चीज़ देख के समझ जाना कि वो अपनी लाइफ में बहुत सही कर रहे हैं। उसके ऊपर आता है हमारा येलो कलर का चक्र, जो कि हमारे स्टमक पे होता है। ठीक है, ये जो प्यार होता है ना अपने को, कि जब अपने को प्यार हो गया या अपने को फीलिंग्स आ रही है कि हमको कुछ कुछ हो रहा है, ये सब हमारे पेट में होता है। कहते हैं ना बात नहीं पचाई जा रही है, वो हमारे यहाँ पेट में, यहाँ पे इस चक्रा में वो चीज़ अटक जाती है। ठीक है, ये बना होता है येलो कलर से। ये आप सूर्य से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे होता है अपना एसिडिक स्टमक का पार्ट। और ये क्या कहते हैं कि सूर्य, हम क्या कहते हैं, जब सोने हैं उससे पहले तक खाना खा लो, रात को खाना नहीं खाना है आपको। क्यों? उसके अगर अपने बड़े बुजुर्ग कोई नियम बना के गए ना, उसका एक कारण है। वो ऐसे नहीं नियम बना के गए, क्योंकि ये चक्र बहुत स्ट्रांगली काम करता है। येलो कलर अगर किसी का एक्टिव है, ओके, तो येलो कलर वाले लोग चीज़ों में सक्सेस पाना विद ऑल, मतलब फुल फोकस के साथ लग जाते हैं और वो सक्सेस वो अचीव करके रहते हैं। इसलिए अगर ऑस्ट्रेलिया की जर्सी का कलर येलो है तो उनकी पावर्स भी येलो कलर के हिसाब से अलाइन है। ठीक है, उसके ऊपर होता है अपना हार्ट चक्र। ठीक है, जो कि होता है ग्रीन कलर का। हॉस्पिटल्स में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे आपको ग्रीन पर्दे ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ग्रीन कलर क्यों है? ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ हीलिंग, ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ नेचर। प्यार से किसी को हरा, मतलब हरा रंग से किसी को प्यार व्यार नहीं होता, वो तो दिल से प्यार होता है ना, कि दिल में प्यार हो गया, दिल में कुछ लगा। दिल में कुछ नहीं होता है, दिल इज़ अ हीलिंग। अगर आप किसी से दिल से बात कर लोगे ना, वो हील हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको बात कर रही थी कि क्लाइंट की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझो, उसके मन की बात निकाल लोगे ना, तो वो एकदम हील हो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं उसके बाद। तो ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ हीलिंग। तो जिनकी जर्सी का ग्रीन कलर है वो लोग को सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन वो लोग को सॉफ्ट सक्सेस मिलेगी। मतलब सॉफ्ट इन द सेंस कि थोड़ा नीचे नीचे रहेंगे, मतलब एकदम हाई या बूम पे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे टेस्ट मैच वगैरह वो ये सब तो जीतते रहेंगे, लेकिन जो मेन ट्रॉफी जीतने का टाइम है वो फिर उसमें रह जाते हैं। ठीक है, तो जो जिनका ग्रीन कलर है उनको थोड़ा सा सोच समझ के कलर अपना रखना चाहिए, वरना उनको सक्सेस में दिक्कत आती है।
और इसी की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब भी रहते हैं कि यार मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रही है, मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रही है, ये प्रॉब्लम है। एंड उसके ऊपर आते हैं अपना स्काई ब्लू कलर, जो कि हमारे थ्रॉट चक्रा का होता है, जो कि हमारी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी इंसान आपको बात करने में बहुत विख्यात लगे, बहुत समझदार लगे, आप हमेशा समझ लेना उसका थ्रॉट चक्रा बहुत पावरफुल है। जो मतलब ऐसे लोग सेल्स में आपको बहुत दिखेंगे कि उनको बात करते ही अपनी बहुत ही अच्छे से ब्रांडिंग आ रही है, अपनी बातों से ही लोगों को कन्विंस कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का थ्रॉट चक्रा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, मतलब मुंह पे सरस्वती विराजमान, या ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है वॉयलेट कलर एंड इंडिको, जो कि अपनी थर्ड आई को दर्शाता है एंड जो हमारे स्पिरिचुअल माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंडसेट को बताता है। इसीलिए कहते हैं कि वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, जो सोचोगे जो बोलोगे वही अट्रैक्ट करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, जो सोचोगे जो बोलोगे वही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो आई वॉन्ट मर्सिडीज, आई वॉन्ट मर्सिडीज, तो मैं मर्सिडीज चाहता हूँ, इससे क्या, इससे तो कुछ नहीं होगा ना, इससे मर्सिडीज थोड़ी ना आ जाएगी। लेकिन आप उसको चाहोगे कि मेरे पास मर्सिडीज है, बहुत सुंदर है, इस कलर में है, इस वाले लोगो में है, इस वाली ब्रांड में है, इस वाले क्या बोलते हैं उसका टेक्सचर है, इस वाले मॉडल में है, उसमें ये वाले कलर्स है, ये वाले फीचर्स है, मैं उस लाइफ को जी रहा हूँ। जब उस फीलिंग को जीने लगोगे तो आपके सराउंडिंग की जो वाइब्रेशंस ऐसी बनेगी, आपको लोग आगे से अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अर्न करोगे एंड मर्सिडीज अपने आप घर पे आएगी, ओके। आप अर्न करके ग्रो करोगे। तो इसीलिए ये कलर थेरेपी सिस्टम है जो कि हमारे लिए काम करता है। वाइट जैसे प्योरिटी को दिखाता है, ब्लैक जैसे डेविल एनर्जीज को दिखाता है। आप देखेंगे कुछ कुछ बड़ी ब्रांड्स का, टेस्ला वगैरह का, या और भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन उनका जो सिंबल का मीनिंग है ना, वो स्टार है। जब उस स्टार को घूम करके देखोगे या उसका जो सेकेंडरी एस्ट्रोलॉजिकली मतलब निकालोगे, तो उसका मीनिंग है डेविल, ठीक है। वो डेविल एनर्जीज को ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनका मेन इंटेंशन इस प्रकृति या ग्लोबली सबको हेल्प करना नहीं है। उनका मेन इंटेंशन है सिर्फ पैसा निकालो, अपना मेटलिस्टिक वेल्थ ग्रो करो। अगर इससे नेचर को या प्रकृति को या लोगों को कोई भी हार्म है तो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो लोग की ब्रांड सिर्फ अपने आप को ब्रांडिंग करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए है। तो उनका लोगों का जो सिंबल है वो अगर स्टार है या फिर डेविल एनर्जीज का है, जैसे अभी भी जो बहुत ट्रेंड में चल रही है लबूबू डॉल, हाँ। दैट इज अ डेविल, शी इज़ अ डेविल एनर्जीज। और लोगों को लग रहा है कि वो ट्रेंड है और इसलिए बहुत महंगे और लोग खरीद रहे, नहीं, वो एक डेविल एनर्जीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। हाँ, उसके उस दूसरे साइड वाले भी स्टोरीज आ रही हैं कि जिन जिनने रखा उनका तो कुछ ना कुछ गलत होना शुरू हो हाँ, गया। नहीं, एक्चुअली वो एक डेविल एनर्जी को प्रमोट करती है, इसीलिए। और लोगों को समझ में ही नहीं आता है हमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। हाँ, कलर थेरेपी पे एक बात कहना चाहूंगी, आलिया भट्ट, हाँ। शादी के दिन भी वाइट साड़ी पहनी है उसने, देखा आपने? उसकी जो शादी हुई है उसने लहंगा नहीं पहना है, उसने वाइट कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि वो अपने शुक्र को एनहेंस करना चाहती है। बट वो तो मतलब अच्छा, मतलब हर धर्म में ये है, कलर्स को फॉलो करते हैं हाँ लोग। हाँ, ऐसा कोई धर्म का नहीं है, कलर थेरेपी हर धर्म में चलती है, टैरो भी हर धर्म से कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी हर धर्म में चलती है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी बाकी धर्म के इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो वैदिक है और इंडियन है, या फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग के हिंदुओं की है, इसलिए कुछ धर्म वाले उस पर इतना बिलीव नहीं करते। बाकी टैरो एक ऐसी इजिप्टियन थ्योरी है जो सब बिलीव करते हैं। ऐसा मेरे पास मोमडन क्लाइंट्स भी होते हैं और हिंदू क्लाइंट्स भी होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, फॉरेनर क्लाइंट भी होते हैं। एंड मेरे पास सबसे ज़्यादा ना उनके उसी अकॉर्डिंग की सॉल्यूशंस कह लो या रेमेडीज़ कह लो, मेरे पास उनके हिसाब से उनके लिए रेमेडीज़ होती है या स्पेल्स होती है या पूजाज होती है, जिससे मैं उनकी हेल्प कर पाती हूँ। बाकी हाँ, हम इंट्यूटिवली ध्यान लगा के उनकी जो साइकिक रीडिंग कर लेते हैं कि ये, मतलब बहुत लोग का आपने सिचुएशन सुना होगा कि जैसे वो एक ही सिचुएशन में बार बार फंस रहे हैं। एक घर में बेटे बेटी पैदा हो रहे, एक बेटी, एक ही बेटी भी हाँ, नहीं और है, किसी की बेटियां हो रही तो लाइन से हो किसी रही के हैं। बेटियां ही बेटियां हो रही, 4 बेटियां 5 बेटियां, ताऊ जी चाचा मामा सबके बेटियां, एक बेटा अकेला। हाँ। तो और या फिर कई घरों में आप ये दिक्कत देखोगे, ये पितृदोष की वजह से भी होता है और ये कार्मिक कनेक्शंस की वजह से भी होता है। आप देखोगे कि एक माँ बाप के 6 बच्चे हैं, पति, किसी का पति मर जा रहा है, किसी की पत्नी मर जा रही है, सबके पेयर्स जो है ना सिंगल रह गए, हाँ। मतलब इकलौते एक एक बच्चे रह गए सबके, बिल्कुल। ठीक है। तो अपने ये, राजस्थान के जो मंत्री रहे हैं देवी हाँ सिंह भाटी, उनके बिल्कुल, परिवार का भी यही हाल है। हाँ उनके कोई भी परिवार का जोड़ा भी। पूरा नहीं है। और बहुत सारे फेमस ऐसे घरों के अंदर ये नेताओं में बहुत देखने को मिलेगा कि नेताओं में, इवन अपने तो राजा में ही था कि उनके खुद का जो बेटा होगा वो नहीं रहेगा, वो अपने दोहिते को, जो नानी का ननियाल साइड में, उसको वो जरूर अपने मामा के बच्चे को गोद लेंगे एंड वो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो उनके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो कार्मिक कनेक्शन की वजह से, प्लस उनके पितृदोष भी था। अगर वो इन चीज़ों का निवारण कराएंगे और वो चीज़ को हील करेंगे तो चीज़ें जल्दी होंगी।
एक चीज मैं इसमें आपको वास्तु से रिलेटेड बताना चाह रही हूँ, ये आपने कॉमनली नोटिस किया होगा बट अब नोटिस करोगे, अभी तक तो किया नहीं होगा। राजा लोग का घर होता है, वो कैसा महल टाइप का होता है, ऐसा अंदर से ढका हुआ, या फिर हर घर में डोम होएगा राजाओं के, स्पेशली राजाओं के। लेकिन राजाओं ने एक बहुत बड़ी ट्रिक खेली है वास्तु की आप लोगों के साथ, मतलब अपनी जनता के साथ। क्यों खेली है? क्योंकि अगर सब राजा बन जाएंगे ना तो कैसे काम चलेगा। इसका रीज़न बताऊं क्या है। आपने जितने भी ये परकोटे और इधर के सारे घर देखे होंगे ना, या सिटी साइड के घर देखे होंगे, इन घरों के बीच में एक चौक है। चौक मतलब बीच में जंगला है और बीच में खाली जगह और चारों कोनों में भाइयों के घर है। क्यों? रीज़न जानते हो? नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब राजा के घर में डोम होता है तो डोम आपकी एनर्जी को कंट्रोल करके रखता है, आपको पावर में लाता है, आपको विख्यात बनाता है, आपको नेम फेम सक्सेस दिलाता है। और जिस घर में जंगला है ना, जिस घर में चौक है, वो घर कभी भी एक नहीं हो सकता, उस घर में फूट पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब आपके अपने ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे राजा बन सकते हो। अगर आप ऐसे घर में रहते हो वास्तु के अकॉर्डिंग जिसका जो ब्रह्म स्थान है वही अगर स्काई से सीधा, ब्रह्म स्थान क्या हुआ, घर को चौकोर काटो, बीचों बीच का जगह पे क्या होगा, जंगला होगा, जंगले की सारी एनर्जी आ गई ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म स्थान की एनर्जी तो आपकी हवा में जा रही है। और राजा के घर में ब्रह्म स्थान पे होगा डोम, तो राजा की एनर्जीज जो होगी वहां पे एकत्रित रहेगी। डोम्स हमेशा आपको मंदिर में भी देखने को मिलेंगे। कभी मंदिर में सर के ऊपर, भगवान के सर के ऊपर कभी आपने जंगला नहीं देखा होगा, जो जाली आप देखते हो वो नहीं देखी होगी। इसीलिए ये सारे सिटी के सारे मकान देख लो, एक एक मकान, एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसमें जंगला नहीं होगा। मतलब 4 फ्लोर भी होगी ना तो 4 जंगले होंगे। हाँ, तो ये फ्लैट वाले भी जो बिल्डिंग्स बनाते हैं बीच में वो, मतलब अभी वाले नए वालों में तो नहीं, अब नहीं करने लगे ना। पुराने सिंगल प्लॉट वाले बिल्डिंग्स हैं उसमें बीच में वो जंगला 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 छोड़ते हुए ऊपर तक जाते हैं, सब में तो वो गलत है वास्तु के हिसाब से। वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि वो वहां के ब्रह्मस्थान की एनर्जी टिकने ही नहीं देगा। अच्छा, मान लो कि मेरा घर है और मेरे घर में भी मान लो इस तरह से ये सेटअप की चकोर घर है और चारों तरफ कमरे, बीच में हॉल है, और हॉल में हमने वास्तु के हिसाब से वो छोड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं, वास्तु के हिसाब से छोड़ा। ये सब बोलते हैं ना कि भाई वास्तु घर में रोशनी आनी चाहिए वरना अंधेरा हो जाएगा। ये सब एक मिथ फैलाया, ये मिथ है। यही तो मैं बंद मिथ करवा है। दूं मेरे घर वाले? हाँ, मेरे किसी से भी पूछ लो, मैंने जितने भी लोगों को रेमेडी दी है, मैं कहा घर बदलना पड़ेगा, अगर आप इस घर में रहे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वो बंद भी करवा सकते हैं अपन। पुराने घर है ना, बड़े भाइयों का झगड़ा है, आप बंद नहीं करा सकते। उनमें तो बड़ा आप अपने ताऊजी जाके थोड़ा ना लड़ोगे, या अपने भैया जाके थोड़ा ना लड़ोगे। अगर आपका इंडिविजुअल घर है तो आप बंद करा सकते हो। बहुत लोग इसलिए जंगला कराते हैं, साइड में कराते हैं, साइड में, ताकि रोशनी भी आए, वेंटिलेशन भी हो। लेकिन ये हमारे राजाओं के खेली हुई ट्रिक्स है। अपन लोग ये समझते नहीं, अपने को लगेगा कि ये तो वास्तु है, ये तो हमको करना चाहिए वेंटिलेशन के हिसाब से, लेकिन ये ट्रिक है, ये राजाओं ने प्लान करा है। तो अगर जिसको इन चीज़ों का डीपर नॉलेज होएगा वो ये चीज़ समझ पाएगा। आप खुद देखना कि आप पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखना। अब से गौर करूंगा। हाँ, जिसके घर में जंगला होएगा ना, उसके घर में आपको ये समस्या और देखने को मिलेगी कि ये ग्रो कर रहे हैं तो ये नहीं होने दे रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं तो ये नहीं होने दे रहे। मतलब अगर ये कुछ फ्लैट बना रहे ऊपर तो दूसरे वाला भाई नहीं बनाने देगा, या ये कुछ कर रहा है तो ये वाला भाई नहीं करने देगा, या ये जंगला या ये साइड में बालकनी बना रहे तो दूसरा भाई दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि उनके घर में जंगला है। और जिनके कम होगा ना ऐसी चीजें, या बीच में जो है उनकी ब्रह्म स्थान की एनर्जी स्टोर होगी, उनके भाइयों में आपको एकता दिखेगी। वो इंडिविजुअली भी ग्रो करेंगे और वो एक दूसरे को भी सपोर्ट करेंगे ग्रो करने के लिए। ये चीज आप मस्टली नोटिस करना, आपको सही में देखने को मिलेगा। तो क्रिकेट से मतलब ठीक है, हो सकता है बहुत सारे रिलेट ना करें, लेकिन एक ऐसा टॉपिक भी है जो वो तो इंसान चाहे क्रिकेट देखे ना देखे, उसके जीवन में ये तो होना ही होना है। वो नहीं चाहेगा तो उसके माँ बाप करवा देंगे शादी। बिल्कुल। तो शादियों में और डीप एनालिसिस पहले की बात करते हैं, जब शादी के रिश्तों के बारे में जब बात हो रही होती है और लोग पंडितों के पास जब पहुंचते हैं तो दोषों के बारे में बात होती है कि साहब इसके तो मांगलिक दोष है, इसके तो काल सर्प दोष है, या कोई और दोष है। तो ये दोष बता देते हैं, फिर उनके उपाय बता देते हैं और ऐसा कर आगे फाइनली बोलते हैं कि हाँ अब शादी कर लो। तो ये जो सारे दोष होते हैं, सच में क्या ये दोष इतने स्ट्रांग होते हैं कि शादी से पहले इनको सॉल्व करा जाए? और मान लो कि किसी को बिल्कुल इनमें भरोसा नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि उसको पता नहीं है, वो इंसान इन दोषों के बारे में विश्वास नहीं भी करे, बट वो एक जनरल कुछ ऐसी रेमेडी है जो वो बंदा फॉलो करे या वो लड़की फॉलो करे तो इन सब चीज़ों से बचा सकता हो? देखो, मैं 2 चीज़ें कहूँगी। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो कुंडली आपके लिए नहीं बनी, आपको कुंडली प्रिडिक्शन नहीं ज़रूरत है, मैचिंग नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आपने सबसे पहले वहाँ कंपैटिबिलिटी देखी, आपको वहाँ कंपैटिबल लगा होगा तभी आपने शादी के लिए विचार किया, वरना आप विचार ही क्यों करते। सबसे पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, ठीक है,
जब हम अरेंज मैरिज करते हैं तब हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कुंडली मैच इसलिए करा लें ताकि हमारी कंपैटिबिलिटी बैठ जाए। इसीलिए ही कुंडली मैच होता है और किसी भी चीज़ के लिए कुंडली मैच नहीं होता। बहुत लोग मिथ बहुत क्रिएट करते हैं, बहुत सारे मिथ क्रिएट करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये दोष मिथ है, ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन बात है कि दोष एक्चुअली में होते हैं, इनका निवारण कराना बहुत ज़रूरी होता है। एंड कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल भी मानना है कि हो सकता है कि मेरे फादर की डेथ भी काल्प सर्प दोष की वजह से हुई है। क्योंकि हमें ये पता था कि उनके दोष है, लेकिन हम उसकी उतना जल्दी पूजा नहीं करा पाए या उतनी ज़्यादा पूजा नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि उनका मतलब ऐसे लोग जिनकी सडन डेथ हो रही है बिना रीजन या अचानक से, जो एकदम स्वस्थ है, लोग कहते हैं कि वो तो एकदम स्वस्थ थे, बढ़िया थे, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी गलत आदत नहीं थी, अचानक से पता एग्जैक्टली और जिसकी कोई बिना गलत आदत नहीं है, ऐसे इंसान को सर क्या बोलते हैं, लिवर सिरोसिस हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है। बोला कभी तो गुटखा ही नहीं छुआ, कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, कभी ड्रिंक व्रिंक कभी नहीं छुआ, फिर भी इनको लिवर का बीमारी हो गया, इनको लंग्स खराब हो गए बिना सिगरेट पिए। दैट इज कि ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बड़े दोषों की वजह से आती है, जिनका निवारण अति आवश्यक है। ये एस्ट्रोलॉजी में मान्य बात है, तो मैं इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगी कि शादी से पहले जैसे आपके कुंडली में अगर कोई दोष है, उसका आप उपाय करा सकते हो। अगर आपको पता है तो आप करा लीजिए, आपको नहीं पता तो आप शादी से पहले अगर शांति हवन या कोई पूजन आप घर में करा सकते हैं जो कि आपकी सुख शांति और समृद्धि को अट्रैक्ट करेगा, तो वो चीज़ ज़रूर से करा ले। इवन मैंने खुद ने भी अपनी शादी से पहले भी शांति हवन तो ज़रूर कराया था, ठीक है। बाकी हाँ, मांगलिक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि आप खुद मांगलिक का सोच के एंड वो चीज़ को छोड़ दो कि मांगलिक है, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मांगलिक कोई करियर वाइज होता है, मांगलिक कोई मैरिज वाइज होता है, मांगलिक कोई डिफरेंट हेल्थ वाइज मांगलिक होता है कि अगर ये हेल्थ वाइज मांगलिक है तो इसके हेल्थ पे इश्यूज आएंगे। अच्छा। ठीक है, करियर वाइज मांगलिक है तो करियर में स्ट्रगल रहेगा। तो क्या शादी नहीं कर सकते उसकी? शादी बिल्कुल होगी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन आपको ये दिखाना पड़ता है इन द केस ऑफ अरेंज मैरिज, और अगर आपको पता चल जाता है तो आपको कराना ही कराना है। अगर नहीं पता चलता तो सिंपली पॉजिटिवली शांति हवन करा के जो घर की एनर्जीज और वाइब्रेशन को और बढ़ाए, क्योंकि आप सामने वाले को घर ला रहे हो, शादी करके बहू बेटी को आप घर लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो चीज़ करानी चाहिए। एक कहूँगी, अगर आपको बेटी को विदा करना है तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रेमेडी करें, और बहू को घर में लाना है तो घर के नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी करें। मतलब या तो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप चाहते हो कि इंटरव्यू कॉल आए, मतलब कुछ इनकमिंग हो, तो उसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट में रेमेडीज करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो आउट गोइंग हो कि हमारी बेटी घर से जाए शादी करके, तो या कोई प्रॉब्लम हमारे घर पे है तो जाए, तो उसके लिए आप नॉर्थ वेस्ट में रेमेडी करो। नॉर्थ की आप मतलब केतु की आप कोई भी नंबर 7 की रेमेडी करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा तो ये चीज़ है कि शादी में ये दोष होते हैं, अगर आप चेक करा लेते हैं तो बिल्कुल आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी रहते हैं, प्रोटेक्शन भी रहता है। और इनसे आपकी आने वाले प्रॉब्लम जो है, सडन प्रॉब्लम्स कि अचानक डेथ हो गई पति की, या अचानक घर में ऐसी सिचुएशन। मैं मांगलिक हूँ, लेकिन मैं कौन से वाले सेगमेंट में हूँ, मैं मैरिज सेगमेंट में मांगलिक नहीं हूँ। तो जब हमारी कुंडली मिलाई गई थी शादी की, क्योंकि मेरी भी अरेंज मैरिज है, तो जब हमारी कुंडली मिलाई गई थी शादी की तो उसे मंगल दोष अड़ा ही नहीं। क्योंकि लड़का मांगलिक नहीं है और मैं भी शादी वाले सेगमेंट में मांगलिक नहीं हूँ, तो हमने मांगलिक वाला चेक नहीं करा। मैं दूसरे सेगमेंट्स में मांगलिक हूँ, तो उससे हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हैप्पीली मैरिज हो गई। ऐसे ही सबके अलग अलग मांगलिक दोष होते हैं, तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि एक सिर्फ शादी को लेकर ही मांगलिक दोष होता है। मंगल सबके अलग अलग लेवल पे स्ट्रांग और वीक होता है, तो उसे एनहेंस और कमज़ोर करने के लिए भी सॉल्यूशन, क्रिस्टल्स एंड रेमेडीज़ है। जैसे हमने कलर थेरेपी की बात करी थी ना, वही कलर थेरेपी हमारे ब्रेसलेट्स में भी काम करती है और राशि रत्न में भी काम करती है। तो उसे पहनकर आप ये इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं एंड पूजा करा के रेमेडीज़ करा सकते हैं, या अपने कोई भी मंत्र को पावरफुल बना सकते हैं अगर अपने आप को पावरफुल बनाना है तो। जैसे कि आप, मैं अपना पर्सनल मंत्र तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ जैसे कि ओम क्लीम, क्योंकि मैंने खुद ने भी मंत्र विद्या करी है। आज हमारी मंत्र विद्या, इष्ट देव, गुरुकुल, ये विद्याएं इसलिए तो पावरफुल हैं क्योंकि यहाँ पे मंत्र विद्या सिखाई जाती है। जब आप अपने मंत्रों पे ट्रस्ट नहीं करोगे और आप इधर उधर जाके सारे दुनिया भर के स्विच वर्ड्स एंड सिचुएशन पे ट्रस्ट करोगे, तो आपके कुल देवी देवता तो नाराज होंगे, आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। आप ओम क्लीम जो मंत्र है, इसका कैसे भी करके 1 लाख बार जाप कर लो।
या कोई भी गायत्री मंत्र है, क्योंकि गायत्री मंत्र बिना गुरु दीक्षा के नहीं चैंट होता है, तो अगर गायत्री मंत्र है, कोई भी ऐसा मंत्र है जो आपको बहुत कनेक्टेड फील होता है, जैसे कई बार मैंने महामृत्युंजय मंत्र का भी करा है, ठीक है, इस किसी भी एक मंत्र को पकड़ के अगर उसके हमने 1 लाख जाप कर लिए तो आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी। वाक सिद्धि मतलब जो बोलोगे वो होगा। ये हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और उनको मंत्र सिखाते हैं, और इसके अंदर हम लोग उनको बहुत बेसिक मंत्र भी सिखाते हैं जो कि बहुत गुरुकुल लेवल से हमने बताए गए हैं, वो हम सिर्फ गुरु विद्या में ही डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे मंत्र होते हैं जिनको 1 लाख बार चैंट करने से उनके अंदर वो पावर, वो शक्ति आ जाती है कि जो वो बोलते हैं वो सच होता है। इसीलिए अगर वो इंट्यूटिवली ये चीज़ कर ले तो भी उसमें रिजल्ट आ जाते हैं। और अगर आपको खुद को भी करना है तो आप लोग सिंपली ओम क्लीम मंत्र या गायत्री मंत्र या फिर अपना जो भी महामृत्युंजय मंत्र है, कोई भी एक मंत्र को, ओम गण गणपते नमः, ओम सूर्याय नमः, कुछ भी एक मंत्र को, अगर आपको अपना इष्ट देव पता है जो कि आपके पंचम स्थान या नवम स्थान पे है, कुंडली में चेक करके आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज गणेश जी या हनुमान जी को अपना इष्ट देवता बना सकते हैं। इनकी अगर आपने मंत्र की 1 लाख बार जाप कर लिया, अगर आप इसको मंत्र को डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो एक दिन में 5 मालाएं 108 की करना रहेगा। ऐसे आप जब कैलकुलेट करेंगे, या आप अपने कंफर्ट से कि भाई मैं रोज की 2 ही कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, मैं रोज की 10 भी कर सकता हूँ, क्योंकि छोटा मंत्र है। जैसे किसी ने राम नाम ही लिया तो राम तो बहुत छोटा वर्ड हो गया ना, तो बहुत जल्दी आप चैंट कर लेंगे। राम का मतलब भी 108 है, ठीक है। राम नाम को जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका मतलब आएगा 108, ठीक है, न्यूमरोलॉजिकली। तो वो एक वर्ड ही एक बार में 108 बार चैंट हो रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे में आपने राम नाम की 8 माला 10 माला एक दिन में कर ली, जो बहुत ही 2 से 5 मिनट में हो जाएगी। तो आप जब उसका टोटल समराइज करोगे 1 लाख का, तो मुश्किल से 15-20 दिन या कुछ पर्टिकुलर डेज तक वो चलेगी। उससे फिर आपकी वाक सिद्धि, मंत्र सिद्धि, या आप में एक एनर्जी, एक पावर आ जाएगी जिससे आप कुछ भी बोलोगे या कुछ भी करोगे या कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा। अगर इंसान नॉनवेज खाता है, रोज मंत्रों जाप करता है, तो भी काम करेगा ये सब? देखो, उसके लिए वैसे तो उतने टाइम ड्यूरेशन पे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जितने दिन आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे मंत्र चलेंगे 43 डेज या 47 डेज या 87 डेज, उतने टाइम तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब हमारे तो ग्रह काल स्थिति परिस्थिति सब देखकर क्लाइंट को रेमेडी दी जाती है। तो हमारे ऐसा नहीं, हमारे बंगालीज क्लाइंट भी बहुत सारे हैं जो ऑफिशियली बोलते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, और हम नहीं खाएं। या चलो ठीक है, हमारे फॉरेन में भी ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं, ऐसी स्टेट्स में, ऐसी कंट्रीज में, कि मैम नॉनवेज तो खाना ही नॉनवेज है, उसके बिना तो खाना ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर हम उन्हें बोलते हैं कि आप सुबह नहा धो के ब्रश करके मंत्र जाप कर सकते हैं, एंड रात को फिर आप खा सकते हैं। बट आपको सुबह नहीं खाना है या बिना नहाए धोए वो चीज़ नहीं करनी है ऐसा, क्योंकि होता है सर, आजकल देश काल परिस्थिति के हिसाब से उपाय देने होते हैं। एंड सबको, अगर हम लोग सोचो गाय को चारा देना है, अगर ये किसी की कोई रेमेडी है, कोई उपाय है, अगर अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है, हम कह रहे हैं कौओं को आपको खाना खिलाना है, आप ये फॉरेनर क्लाइंट को कह सकते हो? वहाँ तो कौवे मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे ही नहीं। कौवे छोड़ो, हम ये रेमेडी भी नहीं दे सकते, गाय को खिला दो चारा, है ना। वो बोलते हैं मैम यहाँ कोई किसी को नहीं खिला सकता, यहाँ पे डोनेशन आप लगा सकते हो, वो खिलाएंगे, तब अपनी सुविधा से खिला देंगे। तो उनके लिए फिर उनके हिसाब से स्विच वर्ड्स या मंत्र या चैंटिंग ये सब देनी पड़ती है। तो हाँ, वो लोग भी कर सकते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वो सुबह कर सकते हैं। और ऐसे में आप हनुमान जी या माता जी का मंत्र अवॉइड करो, और कोई मंत्र आप ले सकते हो। माता जी इन द सेंस एकदम दुर्गा माता या काली माता का ऐसा पर्टिकुलर मंत्र लेने से अवॉइड करो। आप ऐसा कोई मंत्र ले सकते हो, गणेश जी का, राम जी का, कृष्ण जी का। ऐसे में आप काल भैरव का मंत्र लेकर बैठ जाओगे तो वो चीज़ फिर आपकी नेगेटिव एनर्जीज को एनहांस करेंगी ऐसा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको गणेश जी का मंत्र ले सकते हैं और शिव जी का। मंत्र में नेगेटिविटी है? नहीं, नेगेटिविटी नहीं है। काल भैरव का मंत्र आपकी दोनों तरह की एनर्जीज को, आपकी साइकिक एनर्जीज को एनहांस कर देगा। तो फिर जो चीज़ें हमें नॉर्मली नहीं दिखती है वो हमें दिखने लगेगी। तो फिर जब अगर वो दिखने लगेगी, तो अगर आप में वो चीज़ों को देखने और झेलने की पावर है तो आप फिर सरवाइव कर सकते हो। नहीं तो या तो आप पागल हो सकते हो, और नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डर में अपना ज़िंदगी खराब कर सकते हो ऐसा। अच्छा। तो कौन से भगवान की कैसे पूजा करनी है ये भी बहुत ज़रूरी है गुरु दीक्षा के तहत आपको जानना। इसीलिए, क्योंकि जैसे काल भैरव है, माँ काली है, अगर इनकी हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं या इनकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा चैंट करते हैं तो हमारी साइकिक पावर्स बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें दिखने लगती है, जो हमें नॉर्मल इंसान को नॉर्मल आई से नहीं दिखती है। फिर आपको सब कुछ दिखता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सामने बैठा है, कौन नहीं बैठा है। तो फिर वहाँ पे अगर या तो आप में वो स्पिरिचुअल पावर हो
क्या वो देख के बोले ठीक है भाई आप अपनी शक्ति अपनी जगह, राधे राधे? ठीक है। नहीं एक तो बहुत फिर डर लग जाएगा बहुत एक बार ना, कई बार कहता है कि बहुत सारे बच्चे स्पेशली यंग क्राउड में, और उसमें भी मैं अगर बोलूँ कि जो जॉब के इनिशियल ईयर्स में होते हैं, उनके अंदर एक डायलॉग बहुत कॉमन होता है, अपन से नहीं सुनी जाती किसी की, वो होगा मैनेजर तो अपने घर में होगा, ऑफिस में होगा, तो वो उस चीज को ना बहुत बोस्ट करके दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल को भी पता होता है कि जो तुमसे बड़े हैं, चाहे वो पोस्ट में हो, चाहे वो बोला कितना ही घटिया इंसान हो, एक अलग चीज बात हो गई। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए या उस टाइम में इस चीज को गलत वो जो पढ़ा रहे हैं अपने आप को, तो धीरे धीरे दिमाग को तो ऐसा ही होगा ना कि उसको मानने लगेगा कि हाँ सच में मैं बहुत बड़ी चीज हूँ और ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, एंड वन डे ही और शी विल एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग जो उसके कैरियर को खराब करता है। तो अगर किसी इंसान के अंदर इस तरह के थॉट्स आते हैं उसके जॉब के इनिशियल ईयर्स में, तो उनके लिए इस अपने पूरे एस्ट्रोलॉजी में या इनमें कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा मंत्र है जो उनको जपना चाहिए कि शांत रहें? उसके लिए एक चीज तो ये है कि भाई या तो अपने में वो पोटेंशियल जगाओ, ठीक है, कि आप वो चीज को अचीव कर सकते हो, जगा सकते हो, आपके अंदर है। आपके कर्म, कोई चीज को, कर्म के आगे कुछ भी नहीं चलता सर, ना कोई एस्ट्रोलॉजी ना कोई प्रिडिक्शन। अगर आप वो चीज को लेके मेहनत कर रहे हो तो कर्म आपका सब कुछ डेस्टिनी चेंज कर देता है, ठीक है। अगर आप में वो हिम्मत नहीं है तो ये सारी लाइनें तो पहले ही फर्जी हो गई है, ठीक है, कि ये सिर्फ आप हवाबाजी में बोल रहे हो। बट हाँ, इफ यू हैव दैट पोटेंशियल तो आप अपने एक्शन से, अपने कर्म से वो चीज़ चेंज करके बताओ। और हाँ, अगर किसी को जॉब लगने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी के जॉब में स्ट्रगल्स आ रहा है, तो कच्चे दूध में 7 काली इलायची, जो काली मिर्ची होती है, उसको, काली मिर्ची को लेके 7 बीजेस उसके, वो कच्चे दूध में डाल के एंड वो शिव जी को आप अर्पित करके आइए एवरी मंडे। और ऐसा आपको 21 मंडेज तक लगातार करना है। तो अगर आपका बॉस तंग कर रहा है, या अगर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, या आपकी जॉब लग गई है पर सक्सेस नहीं मिल रही है, डिले चल रहा है, या जॉब में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 7 काली मिर्ची लेनी है दाने और कच्चा दूध लेना है, शिव जी को एवरी मंडे अर्पित करना है। और किसी को अगर फाइनेंशियली ग्रो करना है तो वो 9 कमल के फ्लावर्स एवरी फ्राइडे, अब थोड़ा मुश्किल है, कमल के फूल मिलते नहीं है, अगर ढूंढ ले तो बहुत ही अच्छी बात है। 9 कमल के फूल लेके एवरी फ्राइडे माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा कर आना है। अब कमल के नहीं मिल रहे तो आप 9 गुलाब के फूल भी ले सकते हो, और वो एवरी फ्राइडे आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके आओ। आपको अपने फाइनेंस और ग्रोथ में डिजास्टरी चेंज देखने को मिलेगा। एक है, ये बहुत सीक्रेट रेमेडी है, ये आपको मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बनाने के काम में आती है। ये मैंने तो अभी इस साल सीक्रेटली करी थी, बट मैं आप लोग को भी बता देती हूँ क्योंकि मेरी इस सक्सेस का रीजन भी मुझे कहीं ना कहीं रेमेडी लगता है। तो चलो आज बता देती हूँ। तो मैडम, ये तो मैं भी लिख लूंगा। हाँ, ये आप जरूर से नोट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अनार का जूस लेना है। अनार नहीं लेनी है, स्पेशल नोट, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वो अनार ही चढ़ा दो ना, अनार नहीं चढ़ानी, क्योंकि अनार शिव जी को बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके, ठीक है, तो इसलिए आपको लेना है अनार का जूस, पानी और अनार का जूस, ठीक है। आपको एवरी मंडे चुपचाप जाना है, किसी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करना, मैं ये करने जा रहा हूँ, नहीं मंदिर जा रहा हूँ, ये भी नहीं बताना है, चुपचाप जाना है। एवरी मंडे आप अनार का जूस और जल चढ़ा के शिव जी को हाथ जोड़ के आइए, बिकॉज बेसिकली इट्स अ कसम। अच्छा। कि आप शिव जी को कसम दिला रहे हो कि ऐसा है कि आपको मेरे फाइनेंसेस ग्रो करने ही होंगे, आपको मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रोथ देनी ही होगी। तो शिव जी अनार का जूस वो कैसे तैसे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बोलते हैं जितना जितना पैसा चाहिए फटाफट ले, तू जा, मेरे को अनार का जूस मत चढ़ा। ऐसा तो वो जितना जल्दी होता है आपको वो ब्लेसिंग देते हैं और वो दूर हो जाते हैं कि मेरे पे नहीं चढ़ना चाहिए अनार का जूस, है ना, वो मना करते हैं। ऐसा तो ये रेमेडी ज़्यादा नहीं करनी है, 7 डेज तक या 21 डेज तक या 13 डेज तक आपको ऐसा फिक्स बना लेना है कि हाँ मुझे इतने दिन ही करनी है, बस उतनी बार करके आप हाथ जोड़ के छोड़ के आ जाओ। उसके बाद आप खुद अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में अपने आप ग्रोथ होते हुए देखोगे जो आप खुद भी नहीं सोच सकते। इतना ज्यादा मार्केट वाला पैकेट वाला जूस ले नहीं, सकते, पैकेट वाला जूस नहीं ले सकते क्योंकि उसके अंदर नमक भी हो सकता है, प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं, शुगर भी हो सकता है। तो अगर उपाय करना है और सॉल्यूशन चाहिए तो आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, ऐसा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि हाँ आप सही पार्टनर कैसे ढूंढने में, कुंडली की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की या कंपैटिबिलिटी की सब बातें कैसे कर सकते हैं पता कर लिया। फिर हम मान लो शादी हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, चल रहा है, अब बच्चे तो होंगे ही होंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में तो अलाउड है, आप जाके पता कर सकते हैं कि भाई बच्चा क्या है, लड़का है लड़की है, ऑफिशियली अलाउड है। इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पे लोग पंडितों के पास में या इस तरह के लोगों के पास में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर क्या लगता है
मैडम क्या लगता है कि मैं हमारे बेटा होगा या हमारे पोता होगा क्या? जनरली है इंडिया में आज भी एक बहुत बड़ी पब्लिक की साइकोलॉजी है कि उनको पोता ही चाहिए टाइप्स। तो वहाँ पे फिर पंडित क्या करते हैं कि उपाय बता देते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ बता देते हैं कि ऐसा करोगे तो पोता होगा। लेकिन आप मतलब पहले तो आप ये बताओ कि क्या सच में पॉसिबल है कि पंडित जी बता दें कि ऐसा करने से पोता होगा, तो पोता मिल जाता है? जैसे जिसके बच्चा नहीं हो रहा हो उसके लिए मंत्र तो है, हाँ। उसके लिए मंत्र है, उसके लिए रेमेडीज है, स्विच वर्ड्स है। ये हालांकि पर्सनली ही बताया जाता है, प्लस क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है कि उसके क्या दोष है, क्या परेशानी है, वो चेक करके फिर ही पर्टिकुलर मंत्र सबके लिए अलग अलग है। नहीं, कोई नहीं, एक फिक्स मंत्र नहीं नहीं, है जो बच्चा मैं नहीं बता होने वालों सकती को हूँ। बोल ही नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे पोता ही हो तो हाँ, उपाय बेटा बताओ। प्राप्ति के लिए भी मंत्र है, लेकिन अच्छा। ये जो आप पूछना चाह रहे हैं कि हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ये बहुत लोगों का सही भी चल जाता है, लेकिन बहुत लोग का उतना मैं श्योर नहीं कह सकती कि सही जाएगा ही जाएगा कि बेटा ही होगा। हाँ, लेकिन हाँ, बहुत लोग ऐसे उपाय कर सकते हैं, हम लोग बताते हैं ऐसे उपाय कि बेटा होए तो बेटा हो जाता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगी, बट मैं खुद भी कहीं ना कहीं बेटा ही एक्सपेक्ट करती हूँ अपने फ्यूचर के लिए भी, बिकॉज जो एज अ गर्ल मैंने स्ट्रगल्स देखे हैं और जो सोसाइटी में आज के टाइम पे चल रहा है, मेरी खुद की हिम्मत नहीं है नहीं, दूसरी तरफ वो भी तो चल रहा है कि ना, लड़कियां जो है लड़कों को नीले डब्बों में डलवा दे रही हैं। हाँ, आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और ये काफ़ी रिस्की भी हो रखी है, तो पता नहीं अब बेटा चाहिए या बेटी, आई डोंट नो। ये तो जो प्रभु का फल होता है उसे स्वीकार करना चाहिए, और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, ठीक है। और बाकी इसका प्रिडिक्शन ये गलत है, हालांकि ऑफिशियली गलत है, तो जो अनइथिकल है वो अनइथिकल है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। अब फिर भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं लोग, अर्न कर रहे हैं, वो उनका पर्सनल है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज ना वो लोगों के डर को एनकैश कर रहे हैं। एनकैश कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे टैरो में होता है, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। जो मैंने आपको साइकोलॉजी की बात करी ना, आज मैं आपको एक और बड़ा खुलासा करती हूँ। लोगों के साथ आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब उन्हें क्या लगता है कि जब मेरी कोई सुनने वाला नहीं, तो ये पर्सन मेरे पास है तो इसको मैं अपने पास रखूं। इसके लिए वो क्या करते हैं, उसके पास गिड़गिड़ाते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज मुझसे बात कर ले, क्योंकि उनको ये डर हर वक्त सताता रहता है कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ से चला गया तो क्या होगा। तो इसमें हम कुछ ग्रैटिट्यूड जनरल्स करते कि उनको बोलते कि पॉइंट लिख के दिखाओ एक पेपर पे कि अगर ये इंसान होता ही नहीं तो तुम क्या होते। तो उसमें वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं और उससे उनका डर खत्म होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चीज़ों को चेज करना बंद कर दोगे, तो वो पार्टनर हो चाहे इंसान हो, अगर आज एक बात बताओ, एज अ टैरो रीडर मैं आपको 100 बार फ़ोन करके बोल रही हूँ सर मैं ना पॉडकास्ट बहुत अच्छा देती हूँ या मैं टैरो रीडिंग बहुत अच्छी करती हूँ, प्लीज़ मुझसे रीडिंग कराओ, प्लीज़ मुझसे रीडिंग कराओ। ये डॉक्टर आपको रोज़ कॉल करके बोल रहा है मैं बहुत सही दवाइयाँ दे देता हूँ, मेरे से दवाई लेने आओ, मेरे को इलाज दिखाने आओ। तो आप कभी जाओगे उस डॉक्टर का, बोला क्या फर्जी आदमी है, वेला आदमी, फ्री आदमी, मैं क्यों जाऊँ इसके पास। लेकिन कोई भी बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर या डॉक्टर आपको फ़ोन नहीं करता कि सर आइए हमारे पास। वो अपना ऐड ज़रूर दिखाएगा कि हम अवेलेबल हैं, बट वो आपको फ़ोन करके नहीं बोलेगा जी सर आप हमारे घर आइए। क्योंकि जब आप किसी को चेज़ करने लगते हो, जब आप किसी के पीछे भागने लगते हो ना, तो वो चीज़ें आपसे और दूर होने लगती है। तो इसीलिए आज के टाइम पे मैं सारे रिलेशनशिप वाले लोग को कहना चाहती हूँ कि कृपया अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना बंद कर दो और उनके पीछे भागना बंद कर दो, उनको ओवर प्लीज फील कराना बंद कर दो। क्योंकि मेरे 99% ऑफ क्लाइंट्स का ये प्रॉब्लम है कि मैम मैं उसे मना के थक गई हूँ, मानना ही नहीं चाहता। और क्योंकि आपका प्लीज उसका ईगो बहुत सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके लिए आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हो, उससे वो आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर रहे हैं। और जब कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर देगा, वो ना तो कभी आपसे शादी करेगा, ना आपको कोई कमिटमेंट देगा, और आप वहाँ पे एक लूप में फंसे रहोगे, वहीं भागते रहोगे। तो प्रैक्टिकली है जो वहाँ से निकलने की सोचो, वहाँ पे से फंसने की या किसी के पीछे मत भागो। अगर आप नहीं भागोगे ना, आपके पार्टनर को खुद रियलाइज होगा। अपने आप पे काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को और सुंदर बनाओ, अपने ब्यूटी पे, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दो। आप खुद देखोगे आपका पार्टनर को खुद को जेलसी होगी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, इसलिए हैप्पी स्टेटस नहीं लगाती हूँ। ये आपकी ऑडियंस में मोस्टली कॉमन ये क्वेश्चन होगा जब वो एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट देख रहे होंगे कि नहीं मैं हैप्पी स्टेटस नहीं लगाऊंगी, मे बी ही जज मी और शी जज मी कि ये तो मज़े कर रहा है, जबकि मैं यहाँ कितना दुखी हूँ। लगाओ, मैं तो कहती हूँ लगाओ, ज़रूर से लगाओ। आपके पार्टनर को वो जेलसी होनी चाहिए कि मेरे बिना कैसे एंजॉय कर रही है, इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ये इतना खुश कैसे, आज ये बाल खुल के तैयार होके घूमने कैसे गई। जब उनमें वो पॉजिटिवनेस आएगी तभी तो वो प्यार जगेगा। प्यार हमें जब तक ही होता है जब तक हम उस चीज़ के लिए पॉजिटिव है।
आप कोई भी एज अ मेल भी अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हो, जब तक आपको कार से प्यार होगा ना, तब तक आप कार को खरीदने के लिए पैसे भी जुगाड़ोगे, ईएमआई भी जुगाड़ोगे, उसको क्लीन भी करोगे, उसको धोओगे भी, उसमें कुछ हो ना जाए ध्यान भी रखोगे, क्योंकि जब तक आप उसके लिए पॉजेसिव हो, जिस दिन आपको लगता है कि अरे अब ये कबाड़ा हो गई, उस दिन आप नई गाड़ी एक्सप्लोर करते हो, उस दिन से फिर वो घर के बाहर खड़ी हुई उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है, True. है ना। तो ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जो सब में कॉमन फैक्टर है कि सामने वाले को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करो, ना कि चेज करो। तो दिस इज अ बिगेस्ट गेम ऑफ साइकोलॉजी जो कि आपको करना चाहिए, और ये बहुत पर्सनल चीज़ है। मैं मतलब रेमेडीज में भी लोगों को ये बोलती हूँ कि आप ना बस उसे बात करना बंद कर दो। अच्छा। अब वो मेरे पैर पड़ते हुए आते हैं सर कि मैम जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। 100 बार मुझे फ़ोन कर चुका है, 100 बार रिक्वेस्ट कर रहा है, और उससे पहले लड़की प्लीज़ शादी कर लो, प्लीज़ शादी कर लो, प्लीज़ शादी कर लो, फ़ोन तक नहीं उठा रहा था, ऑफिशियली उसको चीट कर रहा था, उसे पता भी है कि मुझे चीट कर रहा है, लेकिन प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, हम पार्टनर्स हैं। जैसे ही उसने अप्रोच करना बंद किया, वैसे ही रिश्ता बैलेंस हो गया। तो बैलेंस इज द की, पीछे भागना बंद कर दो, कुछ भी अट्रैक्ट करना है उस चीज के पीछे भागना बंद कर तो दो। आप वो सिर्फ एक चीज, टैरो रीडर भी नहीं है, मतलब वो हाँ लव गुरु वाला एक, वो एक दो मूवी में एक रोल होता है ना। हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ कहीं ना कहीं, और रिलेशनशिप हीलर भी हूँ, ताकि मैं Okay. लोगों को वो चीज़ में हील करने में काम करती हूँ। मैं एक बात, मतलब हमने नहीं भी तो शायद ये शूट अबाउट 3 आवर से ज़्यादा का कर लिया है, लेकिन 3 घंटे के बाद भी मैं अभी भी उतना ही खुश हूँ, उतना ही हंस रहा हूँ, क्योंकि आज की फुल जो, ऑफ एनर्जी हाँ, महसूस हो रहा है फुल ना। ऑफ एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो आपने थक स्टार्टिंग में गए। बात कही थी ना कि हम किसी को जब हील करते हैं या जब हम किसी को गाइडेंस देते हैं तो हमारी एनर्जी कैसे ड्रेन आउट हो सकती है। मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी एनर्जी आपने देने की कोशिश की या कितनी दी गई, लेकिन फिर भी जो माहौल बना रहा, वो एनर्जी जो बनी रही, मतलब मुझे आज बहुत सारी चीज़ें तो पहली बार पता भी चली। तो क्यूरियस था पूरा टॉपिक हाँ, काफी। पूरा मेरे खुद के लिए भी बहुत क्यूरियस था, और फर्स्ट टाइम एवर, मतलब मुझे याद नहीं आता कि मैंने कब किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर या न्यूमरोलॉजी वाले के साथ में कब प्रॉपर बैठ के ऐसे, मतलब अपनी लाइफ के लिए भी कुछ बात की होगी, मुझे याद नहीं आता। हो सकता है पेरेंट्स वगैरह तो मेरे जाते रहते हैं, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरा ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो भी सीधा पॉडकास्ट पे। तो बट आई रियली एंजॉयड दी कंप्लीट कॉन्वर्जेशन। ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मस्त था, बहुत ही लर्निंग वाला था। और इसके बाद ना मेरे अंदर खुद के ना कुछ ऐसे सवाल आए हैं जो अब मैंने सोच रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग जब मैं खुद देखूंगा वो पॉइंट्स मुझे लिखने हैं, और मुझे ये पता करना है कि हाँ, वो जो कलर्स की पावर है, वो जो नंबर्स की पावर है, क्या मेरे नाम का जो टोटल है वो सही है क्या, मेरे फ़ोन नंबर का टोटल सही है क्या, या जो घर में जो हमारे, जैसे मैम ने बताया था कि वो रोशनी वाली जो चीज़ है, जो राजाओं ने हमें मूर्ख बनाया है, तो I'm definitely going to think about so many of those points. मुझे नहीं पता मैं सब पे एक्शन लूँगा या नहीं, बट डेफिनेटली 1 से 2 पॉइंट्स पे मैं जरूर कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहूँगा, स्पेशली जो नंबर्स वाला चीज़ बताई है। क्योंकि अभी तक मैंने ना सिर्फ न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा था कि जैसे एकता कपूर केस से अपने सीरियल्स करती हैं, करण जौहर अपने मूवीज़ का नाम केस से रखते थे, जैसे किसी के नाम के आगे एच लग गया, वगैरह वगैरह हितेश वगैरह। देशमुख के आगे भी एच लगा है, हाँ, उन्होंने भी डबल एच, और आयुष्मान खुराना ने भी के बढ़ाया है। करेक्ट। इवन मैंने अपने नाम में भी अर्पिता में ए एक्स्ट्रा ऐड करा है। एंड एक वो राजकुमार राव है ना, हाँ, राजकुमार उनका राजकुमार यादव नाम था, लेकिन अच्छा। न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेटेड सही नहीं था, तो अब उन्होंने राजकुमार राव कर दिया है। एंड जब से उन्होंने राजकुमार राव किया है तब से वो फेमस है, और जब तक वो राजकुमार यादव थे तो सॉरी उन्हें कोई नहीं जानता था। और ये चीज़ उन लोगों ने पता है कब की है? आप ये नोटिस करोगे, इन लोग को सक्सेस मिल रही थी लेकिन स्टक वाली स्टेबिलिटी मिल रही थी, इनको कोई हीरो जैसे नहीं, ये हमेशा एक साइड रोल या सेकेंडरी रोल विलन बन जाते थे। छोटी पिक्चर, वेबसाइट्स, वेब सीरीज, इनमें ही थोड़ा कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, लेकिन जब इन्होंने ये चेंजेस करे उसके बाद इनको जो बूम की सक्सेस मिली है, आयुष्मान खुराना स्पेशली, क्योंकि सिंगर थे बट कहाँ यूट्यूबर जितने लेवल पे रह रहे थे, और अब सेलिब्रिटी लेवल पे लोग इनके साथ सिंगिंग के म्यूजिक्स करना चाह रहे हैं, मूवीज करना चाह रहे हैं, इनके साथ आगे कॉन्सर्ट्स करना चाह रहे हैं, एंड हाई लेवल की इनको सक्सेस मिल रही है। तो ये चीज़ वाकई में नेम न्यूमरोलॉजी है, बहुत काम करती है। करेक्ट। तो ये मैं चीज़ जरूर खुद भी अटेम्प्ट करके देखूंगा। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग भी करो, बट अगर इस पूरे पॉडकास्ट में अगर आपको कहीं पे कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा और जानना चाहते हो, तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ कर सकता हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर वो सारे क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस 50-60 से ऊपर अगर जाते हैं तो हम मैम को वापस से जयपुर बुलाएंगे। मैम
जयपुर में नहीं रहते हैं, बट इस पॉडकास्ट के लिए मैम स्पेशली जयपुर आए, इतना टाइम हमें हमारे साथ स्पेंड किया, इतनी हर चीज़ें हमें दिल खोल के बताई। वरना बहुत सारे ऐसे सवाल थे जहाँ पे मैम बहुत थोड़ा सा बात करके चीज़ें कंक्लूड कर सकती थी, लेकिन दिल खोल के बातें बताई। मंत्रों वाला जो सीक्रेट है वो बताया, शिव जी के ऊपर आप जल चढ़ाने, साथ में आप कैसे उस जल चढ़ाएं कि आप मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बन सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कहने की बात यह है कि अगर इस तरह का कोई भी और क्वेश्चन आपके पास हो, कमेंट में लिखने से मत चूकना, ज़रूर लिखना। हम फिर से मैम को रिक्वेस्ट करेंगे अपने पॉडकास्ट में आने के लिए, और उन सारे सवालों के जवाब हम ज़रूर लेंगे मैम से। तो मैम, लास्ट फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड फॉर आवर व्यूअर्स। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग के साथ बहुत अच्छा लगा जुड़कर, और मुझे एनर्जी भी बहुत पावरफुल फील हो रही है। एंड मैं इतना कहूँगी कि जी हाँ, स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर है। स्पिरिचुअलिटी के साथ ज़रूर जुड़ें। कुछ भी ना कर सके तो एक जल का लोटा महादेव जी पे ज़रूर चढ़ाएं। आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार देखेंगे। कुछ भी चीज़ माने ना माने, लेकिन भोलेनाथ के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वही इकाई है और वही शून्य है। बस मैं ये हर हर कहना महादेव, हर देवों हर के देव महादेव। जी थैंक यू हाँ। सो मच गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन।